हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी आई क्यू एमपीपीएससी। स्टडी आई क्यू एमपीपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, आज हम मिले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने के लिए या एक यात्रा करने के लिए कि 15 अगस्त 1947 को जो देश भारत हमारा आज़ाद हुआ वो किस तरह से आज़ाद हुआ, क्या क्या घटनाएं थी जो घटित हुई। दूसरा, हम बात करेंगे कि 15 अगस्त को इस आज़ाद मुल्क में हमने सांसें लेना तो शुरू कर दी, लेकिन उस समय पर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। तो वो क्या चैलेंजेस थे वो हमें पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर रेफ्यूजी संकट उस टाइम पर चल रहा था। उदाहरण के तौर पर भारत की साक्षरता मात्र 15% थी, जिसमें महिलाओं की साक्षरता केवल 9% थी। अगर बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी। कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अकाल से बहुत समय से भारत जूझता हुआ आ रहा था। आपको बंगाल फेमाइन 1943 का याद होगा, जिसमें लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। तो एक ऐसे देश को संजोना और एक मजबूत राष्ट्र बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, उन सबको ये श्रेय जाता है जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है। और इसी जी तोड़ मेहनत में सबसे पहली मेहनत शुरू होती है, जो होती है संविधान से। हमारा संविधान का निर्माण, सोचिए उस टाइम पर जब आज़ाद मुल्क में आपने सांसें लेना शुरू किया, तो उस टाइम पर क्या कहानी रही होगी। कुछ भी नहीं पता था कि ये देश का शासन जो है वो किस तरह से चलेगा, क्योंकि संविधान बना नहीं था। न्यायपालिका के पास में क्या शक्तियां होंगी, सरकारों के पास में क्या शक्तियां होंगी, न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी, जनता के पास में क्या अधिकार होंगे, अल्पसंख्यकों का क्या होगा, उन्हें क्या अधिकार मिलेंगे, उनके पास में क्या शक्तियां रहेंगी, संस्थाएं किस तरह से काम करेंगी। ये सब कुछ खाका तैयार ही हो रहा था। तो आज की ये जो क्लास है, इसमें मैं आपको एक यात्रा कराऊंगा 1947 से लेकर 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, पर हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो अपने देश से प्रेम करता है कि 1947 से 1950 तक की हमारी जर्नी क्या कहती है, इस जर्नी में क्या क्या हुआ था। तो आइए इस कहानी को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये जर्नी 1947 से लेकर 1950 तक किस तरह से चली। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की क्या स्थिति थी 1947 में। तो अगर आप भारत को देखेंगे तो इस समय पर क्या स्थितियां बन रही थी। आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स था, प्रशासनिक पतन था। क्यों प्रशासनिक पतन था? क्योंकि अंग्रेज जो है वो चले गए थे। अब वो प्रशासन तो बना हुआ है, मिलिट्री भी बनी हुई है, लेकिन इन्हें चलाने वाले, इन्हें संभालने वाले लोग हमारे पास में नहीं है, क्योंकि अंग्रेज एकदम से एग्जिट कर गए थे। अभी हमारा सिस्टम पूरी तरीके से तैयार नहीं था। दूसरा, आप देखेंगे तो पॉलिटिकल कॉर्ड्रॉन बन रहा था, राजनीतिक कहाड़ी जो है वो बन रही थी। राजनीतिक कहाड़ी मतलब, क्योंकि मुस्लिम लीग कुछ और चीज चाह रही है। मुस्लिम लीग बात कर रही है टू नेशन थ्योरी की, वो चाह रही है एक अलग पाकिस्तान बन जाए। ऑन द अदर हैंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो चाह रही है कि एक सेकुलर और यूनाइटेड इंडिया जो है रहे। तीसरी चीज जो आप देखते हैं वो देखते हैं सामाजिक दरारें, जिसको कहा जाता है द फ्रैक्चर्स ऑफ सोशल सोसाइटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ, आप देख रहे हैं कि इस टाइम पर जात पात में हम बहुत ज्यादा बटे हुए थे। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो है ये अपने चरम पर चल रही थी। तो हमें इससे भी निपटना था। तो अगर आप देखेंगे, देश के आजाद होने से पहले हमारे पास में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही थी। चाहे मैं प्रशासन की बात करूं, चाहे मैं समाज की बात करूं, चाहे मैं राजनीतिक तौर पर बात करूं, या चाहे मैं आर्थिक तौर पर बात करूं, हमारे यहाँ पर आर्थिक लूट हुई थी। अंग्रेजों ने हमसे इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था तो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा कम थी। लोगों में के पास खाने के पैसे नहीं थे, पोषक तत्व तो बहुत कम थे लोगों में, और तो और बीमारियां बहुत ज्यादा थी। लोग बाग भूख के मारे मर रहे थे। ऐसा भारत छोड़कर अंग्रेज गए थे, जो कहते थे कि हम आपको सिविलाइज करने आए हैं, है ना, हम आपको संस्कारी बना देंगे। ये इस तरीके से संस्कारी बना के गए कि यहाँ पर लोग भूखे मर गए, लेकिन अंग्रेजों ने कभी रहम नहीं खाया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के बारे में बात करें, राजनीतिक अस्थिरता के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि अंग्रेज सरकार जो है वो क्यों गई थी। तो अंग्रेज सरकार इसलिए गई थी क्योंकि विश्व युद्ध दूसरा जो हुआ था, इसमें इनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलने पड़े थे आर्थिक तौर पर। उन्हें पता था कि भारत में प्रशासन चलाना अब इनके बस की बात नहीं है। तो ये उसी तलाश में थे कि किस तरीके से हम भारत से एग्जिट लें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक स्थान पूरी तरीके से विभाजित हो गया था, और उस टाइम पर दो सबसे बड़ी चीजें क्या थी, एक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक बनी थी मुस्लिम लीग। दोनों के ही अलग अलग मत जो है वो हमें इसमें दिखाई देते हैं, जो अभी हमने ऑलरेडी बात करी है। अब 1947 के पहले, या कहे जब पता लग गया है कि देश को आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन देश किस हिसाब से बटा हुआ है। क्या हमें कोई यूनाइटेड इंडिया देखे गए थे? क्या एक कोई एक भारत हमें देखे गए थे, श्रेष्ठ भारत हमें देखे गए थे अंग्रेज? तो आंसर है नहीं। इस टाइम पर जो माहौल था वो इस तरीके का था कि हमारे पास में 11 तो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे, 11
ब्रिटिश प्रांत जो है वो हुआ करते थे। ब्रिटिश प्रांत जो है, प्रोविंस जो है वो क्या होते हैं, तो जैसे आज की तारीख में आप स्टेट देखते हैं, आज की तारीख में राज्य देखते हैं, ऐसे ही 1947 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे यहाँ पर 11 प्रांत हुआ करते थे, जिसे डायरेक्टली रूल किया जाता था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा रूल किया जाता था। और उसमें जो हेड रहता था उसे क्या कहा जाता था, वाइस राय कहा जाता था। कई बार आपने नाम पढ़ा होगा, हु वाज द फर्स्ट वाइस राय, हु वाज द लास्ट वाइस राय, इस तरह के कई बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। दूसरी तरफ क्या केवल यही थे? नहीं, हमें दूसरी तरफ पे दिखाई देते हैं प्रिंसली स्टेट, जिन्हें हम रियासतें कहते हैं। 560 से ज्यादा रियासतें, कई कई बुक्स पे 565 रियासतें दिया हुआ है, तो 565 के करीब रियासतें हुआ करती थी, जिन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश की सर्वोच्चता मान ली थी और आधिपत्य मान लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत थे, इसका क्या मतलब है, इनके पास इंटरनल मैटर पर तो खुद की ऑटोनॉमी थी, है ना, इनके पास आंतरिक स्वायत्ता तो थी इन रियासतों के पास, लेकिन जो विदेशी मामले हैं या जो कम्युनिकेशन संचार के मामले हैं या रक्षा से रिलेटेड मामले हैं, ये अंग्रेज संभाल रहे थे। अब सोचो, अंग्रेज तो निकल गए एकदम से, तो ये मामले कौन संभालेगा, ये जो इशू आएगा ये कौन संभालेगा, इन रियासतों के विदेशी मामले कौन देखेगा, ये संचार कौन देखेगा, कम्युनिकेशन कौन देखेगा, इनका डिफेंस कौन देखेगा। तो ये एक ऐसा भारत जो है वो 1947 में छोड़ के जाने को बैठे हुए थे अंग्रेज के, हम ऐसा भारत जो है वो देके चले जाए, ना इनका कोई माई बाप है, ना इनका कुछ है, ना इनको समझ में आ रहा है हमें क्या करना है, ना इन हमें 11 प्रांतों को समझ में आ रहा है कि हमें इसे कैसे सजोना है, वापस से हमें कैसे इस माला को मोती में पिरोना है, तो वो कैसे करना है, ये अभी तक हमारे पास में क्लैरिटी नहीं आ रही थी। इसके बाद में देखिए कुछ विजन थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो सबसे बड़ी पार्टियां थी, लेकिन दोनों के मतभेद बहुत ज्यादा थे। क्यों मतभेद थे? क्योंकि दोनों एकदम विपरीत दिशा में सोच रहे थे। जहां पर कांग्रेस बात कर रही थी कि एक बहुलवादी और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखेंगे, वहीं पर बात करी जा रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा कि हमें तो टू नेशन थ्योरी पर चलना है और हमें धर्म आधारित एक देश ही दे दो जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर जो बात करी जा रही थी कि एक डोमिनेंट पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बने, अखिल भारतीय संगठन जो है वो बने और एक स्ट्रांग सेंटर बने। वहीं पर दूसरी ओर ये किस चीज की बात कर रहे थे कि हम तो बस एक प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, मुस्लिम मेजोरिटी का, और हमें क्या चाहिए, हमें एक राष्ट्र आप दे दो जिसका नाम होना चाहिए पाकिस्तान, और हम जो इलाका बता रहे हैं उसे आप पाकिस्तान घोषित कर दो। अब ये अंग्रेजों के लिए भी दुविधा है, भारतीयों के लिए भी दुविधा है कि किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करें। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब होता यह है कि 1945 के आसपास चुनाव होते हैं, है ना, भारत में चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में आप देखते हैं कि उस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय कांग्रेस को बहुत वोट, बहुत सीटें जो है वो मिलती है। इससे मुस्लिम लीग बौखला जाती है। मुस्लिम लीग को लगता है कि हमें तो हिंदू ध्वज के नीचे कार्य करना होगा या हमें दबा दिया जाएगा। तो इसीलिए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अपनी मांग तेज कर देता है किसकी, अलग पाकिस्तान की, और वहीं से चालू होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। अब ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया है कि ये कब चालू हुआ था, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो शुरू होता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शुरू होता है, जिसमें भयंकर दंगे होते हैं, भीषण दंगे जो है वो देखे जाते हैं। कब होता है? 1946 में। क्यों होता है? क्योंकि जिन्ना को लग जाता है कि अगर हम भारत में ही शामिल रहे तो हमारे साथ में क्या होगा, ये हम पर डोमिनेट करेंगे और हमारी आवाज जो है वो दब जाएगी। इसीलिए ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू कर देते हैं, और जिसमें गजब की हिंसा जो है वो होती है, और सबसे ज्यादा अगर इससे कोई जूझता है तो वो जूझता है आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का पंजाब, और पाकिस्तान प्रांत का जो पंजाब है प्लस बिहार, ये सारे में सबसे ज्यादा दंगे जो है वो देखे जाते हैं। और ये होता कब है? इससे जो मुख्य बिंदु निकलता है वो किस चीज का निकलता है कि पहले ये समस्या थी कि पार्टीशन होगा क्या, अब ये हो गया कि पार्टीशन जो है किस तरह होगा। अब पूरी की पूरी बहस जो है वो इस पर आके टिक गई है। पहले था कि विभाजन होगा क्या, और अब कहानी कहाँ बदल गई है कि विभाजन कब होगा। क्यों? क्योंकि ये नरसंहार देखा जा रहा है, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए हैं, है ना। तो ये चीज से निपटना जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी उस टाइम पर समस्या थी। आगे अगर बढ़ते हैं तो किसे क्या चाहिए था, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का तत्काल हस्तांतरण कर दे, अंग्रेज यहां से जाए, हम हमारी समस्या का खुद समाधान कर लेंगे। और इन्हें क्या चाहिए था? एक संयुक्त भारतीय संविधान सभा चाहिए थी, जिसमें मुस्लिम लीग भी चाहिए था, जिसमें जो भारत है वो भी हमें चाहिए था, बाकी का जो भारत है वो भी हमें चाहिए था। मतलब कांग्रेस का यह मानना था कि किसी भी तरीके से विभाजन को रोक लिया जाए। गांधी जी का भी यही कहना था। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि
पाकिस्तान अगर बनाना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा, भारत का बंटवारा करना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। फिर ऐसी क्या स्थिति बनी जिस वजह से गांधी जी भी मान गए, पटेल भी मान गए, नेहरू जी भी मान गए, तो वो आगे अपन चर्चा करेंगे उस बारे में। आपने देखा कांग्रेस का क्या रुख था, मुस्लिम लीग का क्या था, उनका कहना था कि भाई पहले भारत का बंटवारा करो, अलग पाकिस्तान बनाओ, उसके बाद फिर अंग्रेज जाना। ये इसलिए डरे हुए थे कि अंग्रेज अगर चले गए तो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हम चाह रहे हैं वो नहीं होगा। तो ये एक ही बात पर अड़े हुए थे कि पहले आप बंटवारा करो, फिर उसके बाद में आप जाना है। अब राजाओं को क्या समस्या थी, जो रजवाड़े थे, जो रियासतें थे, उनको क्या समस्या थी, तो उनकी संप्रभुता पर स्पष्टता क्लियर नहीं थी, मतलब स्पष्ट नहीं थे संप्रभुता पर कि भाई हमें करना क्या है। अभी तक तो अंग्रेज हमारे आधे मामले देख रहे थे। अब इन सारी चीज़ों का क्या होगा, क्या हमें खुद को देखने हैं, क्या भारत देखेगा, या किस तरीके से उसमें चीज़ें आगे बढ़ेगी, ये चीज़ों के बारे में किसी के पास में कोई जवाब जो है वो नहीं था, है ना। यहाँ पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने पर हमारा क्या होगा, ये चीज़ राजा रजवाड़े सोच रहे थे, क्योंकि सारी रियासतों का एक साइज नहीं था। कुछ बहुत छोटी रियासत थी, तो उन्हें डर लगा कि कहीं बड़ी रियासतें हमें ना खा जाए। जो बड़ी रियासतें थे उन्हें डर लगा कि ऐसा ना हो कि भारत या पाकिस्तान हमें खा जाए, है ना। तो इस तरीके से लोगों के मन में बहुत सारी शंका थी। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे मैं बात करूं राजा रजवाड़ों की, तीनों में इस तरह की समस्या जो है वो देखी जाती है। अब अगर आप देखेंगे सब कुछ जो हमने अभी तक कहानी देखी है, तो हमने कहानी देखी कि 1947 में क्या कंडीशन बन रही है, क्या स्थितियां बन रही है। एक तरफ तो आपने देखा 1946 में कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे चालू कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन में बुरी तरीके से हार हुई है मुस्लिम लीग की। दूसरी तरफ आपने रियासतों का डर देखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े। और तीसरी चीज जो हो रही है वो आम जनता के साथ हो रही है, और आम जनता के साथ में क्या हो रहा है कि 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत करी, हम पर शासन किया, और इन 200 साल में अंग्रेजों ने हमें क्या दिया, तो हमें दिया बस इकोनॉमिक ड्रेन, हमें आर्थिक रूप से पूरी तरीके से पंगु कर दिया गया, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितने उद्योग थे वो उद्योग जो है बंद हो गए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, स्वदेशी उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया गया, जानबूझकर नष्ट जो है वो किया गया। इसके बाद में स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, संरचनात्मक शोषण जो है वो किया गया, क्योंकि यहाँ से जो भी चीजें, जितना भी पैसा कमा रहे थे, बना रहे थे अंग्रेज, वो सारा पैसा कहाँ ले गए, वो सारा की सारा पैसा ब्रिटेन भेजा जा रहा था। जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो कहाँ जा रही थी, ब्रिटेन जो है भेजी जा रही थी। अब हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई, स्थिर इकोनॉमी हो गई। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और अंग्रेजों ने लूट लूट कर उसकी स्थिति ऐसी कर दी कि हम गरीब देश कहलाने लग गए, हम एकदम से गरीब देश बन गए। अब एकदम से जब मैं कह रहा हूँ तो भले ही वो 200 साल का समय लगा, लेकिन आखिरी 50 साल में जो हाहाकार अंग्रेजों ने मचाया है, उसकी आज की तारीख में जनता या हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या शोषण जो है वो झेला है, हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा क्या शोषण झेला गया है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या समस्या थी, अगर उस पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको लेके आने की कोशिश करूं, तो क्या क्या समस्याएं जो है भारतीयों ने फेस करी। सबसे पहला था एग्रेरियन सिस्टम। जो हमारी कृषि प्रणाली थी ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। हमारा किसान कृषक जो है, जो आज भी जूझ ही रहा है, आज़ादी के 80 साल के करीब हो गए हैं, आज भी हम जूझ ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो शोषण किया था वो इतना ज़्यादा था कि आज तक किसान स्टेबल नहीं हो पाया है। क्यों? जैसे कई सारे ऐसे दमनकारी सिस्टम चलाए गए थे, जैसे जमींदारी व्यवस्था, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसकी वजह से होता क्या था, किसान हमेशा कर्ज में ही रहता था, कभी कभी तो बंधुआ मजदूरी भी करनी पड़ती थी, है ना। तो इसने किसान की हालत को बहुत इम्पैक्ट डाला, और जो आज तक किसान भोग रहा है ये आज तक उससे उभर नहीं पाया है। दूसरी तरफ बात करें तो लैक ऑफ सपोर्ट, समर्थन का अभाव था। इसकी वजह से हो क्या रहा था, इसकी वजह से जो एग्रेरियन सिस्टम हमारा कोलैप्स हुआ था, हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इरिगेशन का उपयोग नहीं किया गया, कोई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को मतलब ही नहीं था। उन्हें मतलब था केवल उनको लगान से मतलब था, केवल उन्हें उनके टैक्स से मतलब था, इसके अलावा किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था। और इसी वजह से किसान की हालत बद से बदतर जो है वो होती चली गई। और कौन भूल सकता है 1943 का वो आघात, वो ट्रॉमा, जब बंगाल में सिर्फ अकाल के चलते 30 लाख लोगों की, कैन यू इमेजिन, 30 लाख लोग कितने होते हैं, 30 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी, इसमें डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि खाने के लिए कुछ था नहीं। तो जो अंग्रेज कहते हैं कि ये हमें सिविलाइज करके गए हैं, तो जो अंग्रेज कहते हैं कि व्हाइट मैन बर्डन के हिसाब से हमने तो आपके लिए अच्छा किया, आपके यहाँ पर क्या व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था ही नहीं थी आपके यहाँ, ना कोई शिक्षा व्यवस्था थी, ना कोई कार्य व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं थी, सब कुछ हमने आपको सिखाया है। ऐसा सिखाया है, ऐसा सिखाया है। हम खाना खाने से पहले गाय के लिए रोटी निकालते हैं, कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं, खाना खाने बैठते हैं तो चींटियों के लिए रोटी निकालते, मतलब अन्न निकालते हैं। तो एक ऐसी सभ्यता को ये लोग ऐसे छोड़ के गए, और हमें कह रहे थे कि हमने आपको सिविलाइज कर दिया। पूछने वाली बात है।
ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा 1947 में भारत के हालात क्या थे, मतलब कितनी जर्जर स्थिति में ये देश था और कैसे ये देश ने आगे प्रगति करी, हम वो उस पर आएंगे। अब देखिए, इसके अलावा अगर उद्योग की बात करें, जैसे हमने खेतों की बात करी, हमने किसानों की बात करी, अगर हम उद्योग की बात करें, तो उद्योग में आपको क्या दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पर केवल कुछ बुनियादी उद्योग मौजूद थे, जैसे कॉटन से रिलेटेड, जूट से रिलेटेड, आयरन एंड स्टील से रिलेटेड ये उद्योग मौजूद थे। लेकिन इसके साथ भी एक बड़ी समस्या थी, वो समस्या क्या थी? जूट जो है वो कहाँ मिलता है? जूट मिलता है बांग्लादेश में, आज का जो बांग्लादेश है। उद्योगों के क्या हालत थे उसके बारे में हमें बात करनी थी। हमारे यहाँ पर कुछ स्वदेशी उद्योग ही बचे हुए थे, जिसमें आयरन एंड स्टील आता है ना, जिसमें कॉटन आता है, जिसमें जूट आता है। केवल ये उद्योग जो है वो हमारे यहाँ पर बचे हुए थे। हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छे हुआ करते थे, हस्तकला में जो है वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, हथकरघा में बहुत अच्छे हुआ करते थे। वो सारी चीज़ें जो आर्टिस्टिक वे था हमारा, वो सब कुछ अंग्रेज जो है वो समाप्त कर चुके थे। पर हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है वो आपको दिखाई देता है, औद्योगिक शून्यता जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्री नहीं। अब कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्री क्या होती है? एक ऐसा उद्योग होता है जो क्या करेगा, जो पैसा बना के देगा, जो कैपिटल जो है वो बना के देगा। तो जीरो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ पर आपको दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ये सीध कर रखी थी कि हमसे केवल रॉ मटेरियल लेते थे, हमसे केवल कच्चा माल लेते थे, उसे प्रोसेस करते थे। उनके यहाँ पर उन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्री लगा रखी थी और फिर वहाँ से वही माल जो है वो भारत में, अफ्रीका में ऐसे बेच दिया जाता था। तो हमारे यहाँ पर कभी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आ ही नहीं पाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉटन का, जूट का, इसका इस्तेमाल किस में होगा? कच्चे माल में इस्तेमाल किया जाएगा। आयरन स्टील का इस्तेमाल किस में होगा? कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और उसमें भी हमारे साथ बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? कि अगर आप देखेंगे कॉटन, तो कॉटन जो है वो पाकिस्तान में आपको दिखाई देगा, जूट जो है वो आपको आज के बांग्लादेश में दिखाई देगा। और ये दोनों ही बंटवारे के बाद भारत से अलग हो गए थे ना। तो फैक्ट्रियाँ कहाँ थी? फैक्ट्रियाँ थी बॉम्बे में, गुजरात में, जो कि इंडिया में है, लेकिन उसका कच्चा माल था पाकिस्तान में अवेलेबल। ऐसे ही जूट के जो उद्योग थे, जूट की जो इंडस्ट्री थी, वो थी बांग्ला, आज के बंगाल में, पश्चिम बंगाल में थी, बिहार में थी, झारखंड में थी। लेकिन जूट कहाँ था? तो जूट आपको दिखाई देता है आज के बांग्लादेश में। तो अब तो ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पर, तो पॉसिबल ही नहीं था कि वहां से कोई चीज़ हमें जो है वो मिल जाए। तो हम इस तरीके से अगर आप देखो, तो हमारा पूरा ये सेक्टर जो है ये चरमरा चुका था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें, तो जो बुनियादी ढांचा इन्होंने बनाया था वो किस तरीके से था? जैसे अंग्रेज कहते हैं कि भाई हमने रेलवे बना के दिए, हमने पोर्ट बना के दिए, हमने टेलीग्राफ की लाइन बना के दी, पर क्या ये भारतीयों के लिए थी? क्या इससे भारतीयों को फायदा हो रहा था? नहीं, अंग्रेजों ने ये अपने लिए बनाई थी। अंग्रेजों ने इसलिए बनाई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा माल जो है वो यहाँ से ब्रिटेन जो है वो भेज सके। इसके लिए ये चीजें जो है वो बनाई गई थी। इसका कोई ये मकसद नहीं था कि भारतीयों की किसी तरह की मदद करी जाए। इसका उद्देश्य था कि उपनिवेशिक निष्कर्षण के लिए निर्मित, घरेलू आर्थिक विकास के लिए नहीं। इसको घरेलू आर्थिक विकास के लिए बिल्कुल उपयोग में नहीं लिया गया। इवन जो लॉजिस्टिक के लिए बनाया गया था, सैन्य रसद के लिए बनाया गया था, तो जितने भी रॉ मटेरियल से चीज़ें बन रही हैं या रॉ मटेरियल है, वो सारा जहाज से, ट्रेन से जाता था और जहाज में, और जहाज से फिर दूसरे देशों में पहुंचा दिया जाता था। मतलब भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ कहने की बात हो गई कि हमने आपको बंदरगाह बना के दिया, हमने आपको रेलवे तैयार करके दिया, टेलीग्राफ लाइन बना के दी, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो अंग्रेज खुद कर रहे थे और खुद के उपयोग के लिए कर रहे थे। इसके अलावा और अगर बात करें, तो बात आती है साक्षरता की, कि अंग्रेज हमसे कहते हैं कि भाई हमारा एजुकेशन, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। तो उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि हमारी साक्षरता की दर ऐसी गिरी कि हमारी साक्षरता की दर कितनी आ गई? तकरीबन तकरीबन 16% उस टाइम पर साक्षरता दर हुआ करती थी। 1951 की जब जनगणना हुई, तो केवल 16% लोग साक्षर थे। उसमें से भी महिलाओं की स्थिति और ज्यादा बुरी थी। केवल 9% महिलाएं जो हैं वो साक्षर थी। 9% जो महिलाएं हैं केवल वो साक्षर थी और कोई भी साक्षर नहीं था। ऐसे ही शहर में आप देखेंगे, शहर में थोड़ी बहुत साक्षरता, लिटरेसी आपको दिखाई देती है, गांव में तो वो भी दिखाई नहीं देती है ना। हमारे यहाँ मानव पूंजी की घोर उपेक्षा करी गई। मानव को मानव माना ही नहीं गया। ह्यूमन रिसोर्स को ऐसा माना गया जैसे ये कचरे हों। इस टाइप से अंग्रेजों ने हमें ट्रीट किया। और ये कहते हैं कि हमने आपको सिविलाइज बनाया। अंग्रेज कहते हैं कि उन्होंने हमें सिविलाइज बनाया। इसके बाद में देखेंगे पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी। आज देखो, आज अगर आप नॉर्मली आप देखेंगे तो 70-80 साल व्यक्ति जी जाता है। उस टाइम की एवरेज एज कितनी थी पता है? 32 साल। मात्र 32 साल व्यक्ति जी पाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं था। जितना थोड़ा बहुत खा रहा है उसमें इतने पोषक तत्व ही नहीं है, इतना न्यूट्रिशियस ही नहीं है वो, कि उसे बीमारी ना लगे या वो जिंदा रह पाए। तो 32 साल इसकी एवरेज एज जो है वो रहती है। अब सोचो, एक ऐसा देश अंग्रेज छोड़ के गए हैं जहां पर साक्षरता अगर आप देखोगे तो 15-16% है। जहां पर इंसान जी कितना रहा है? 32 साल जी रहा है। उसके पास में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई काम करने के साधन नहीं है। उसके पास खेतीबाड़ी है तो वो खेतीबाड़ी कोई काम की नहीं है, क्योंकि ना कोई नई टेक्नोलॉजी आई, ना कोई उसने इरिगेशन टेक्निक उसे पता है। जितना थोड़ा बहुत उपज कर पा रहा है वो भी किस में चला जा रहा है? लगान के माथे चला जा रहा है। रैयतवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, इसमें सब कुछ चला जा रहा है
है ना। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो वो ना के बराबर है नहीं है, बात एक ही हो रही है। तो एक ऐसा भारत अंग्रेज हमारे लिए छोड़ के गए थे, और सोचिए 15 अगस्त 1947 के बाद में इस देश की मिट्टी में क्या वो खुशबू होगी या क्या जज्बा होगा कि यहाँ के लोग जो हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी, और आज की तारीख में भी अगर मैं कहूँ तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसको बनाना अपने आप में बहुत मायने रखता है, और उसमें सभी का योगदान है, आपका, मेरा, आपके घर वालों का, सभी का योगदान है। ऐसा नहीं कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का ही योगदान है, सभी का एक जैसा योगदान है, क्योंकि सभी ने जम के मेहनत करी है, अपने लिए करी है, अपने परिवार के लिए करी है, अपने इस प्यारे देश के लिए करी है। और अगर बात करें अगर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 32 साल यहाँ पर एवरेज एज हुआ करती थी, हमारे यहाँ पर शिशु और मातृ मृत्यु दर जो है ये बहुत ज़्यादा थी। कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए, जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो शिशु और मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश हमारा थोड़ा आगे चलता है। यहाँ पर अभी भी सरकार स्कीम लेके आ रही है, सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी भी इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। साक्षरता पर सरकार ने काम किया, लेकिन अभी भी उस पर बहुत सारी काम करने की अभी भी आवश्यकता है। फिर इसके अलावा देखेंगे तो हमारे यहाँ पर कई सारी महामारियां थी, जैसे मलेरिया, कोलेरा, इससे इतने लोग मरे हैं भारत में, इतने लोग मरे हैं जितनी देशों की जनसंख्या नहीं है। क्या आप मान सकते हो? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया था। अंग्रेज क्यों ध्यान देंगे? उन्हें क्या करना, भारतीय लोग मरे या जिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है जो हमें समाज हमारा है वो कैसा है, जाति व्यवस्था में टूटा हुआ है, जिसमें हमें क्या दिखाई देता है, अस्पृश्यता दिखाई देता है, जिसमें हमें सामाजिक बहिष्कार जो है वो दिखाई देता है। दूसरी तरफ बात करें तो विमेन सेपरेशन, महिलाओं का दमन दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, साक्षरता केवल 9% है ना, कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं, ना किसी संपत्ति का अधिकार, ना कोई राजनीतिक अधिकार, कुछ भी नहीं है आम जनता के पास में। और आशा की किरण क्या है? आशा की किरण है कि हमारे जो ये स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने एक करने का काम किया, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म के हो, सब लोग एक साथ आए और एक साथ आकर अंग्रेजों को बाहर करने का काम जो है वो हमारे यहाँ के लोगों ने किया। अब क्या हुआ उसमें, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर आप देखो क्या क्या चीजें बनी। पहली चीज तो अंग्रेजों ने निकलना जो है वो शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कि ना उनके पास इतने पैसे हैं कि भारत में प्रशासन चला सकते हैं, दूसरा भारतीय सजग हो गए हैं, भारतीय अब मानने वाले हैं नहीं, भारतीय अब रुकने वाले हैं नहीं। तो इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि हम यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरा, तीसरा केस जो हुआ वो हुआ मिलिट्री शिफ्ट का, सैन्य बदलाव का। आपको याद होगा रॉयल इंडियन नेवी, है ना, तो 1986 में जो ये म्यूटनी हुई थी, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह जो हुआ था, उसने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए कि अगर मिलिट्री ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने और जाने का जल्दी किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो लॉयल्टी थी आर्मी की, नेवी की, ये किसकी तरफ झुक गई? ये नेशनल लीडर्स की तरफ झुक गई। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आया कि अंग्रेज उनके हितैषी नहीं है, अंग्रेज उनका कभी भला नहीं कर पाएंगे। तीसरा है, इसकी वजह से ही क्या हुआ है, अंग्रेज जल्दी से, ये जाने वाले थे 1948 में, 1947 में ही निकल गए। इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे के कारण यही आपको दिखाई देते हैं। और अगर बात करें और क्या कारण है, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब एक ऐसा मंच तैयार हो चुका है जहां पर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। मैंने भारत की आपको स्थिति बताई है, अंग्रेजों की स्थिति बताई है, राजा रजवाड़ों की स्थिति बताई है, और इसमें एक चक्रव्यूह सा बन रहा है जो मंच तैयार कर रहा है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और हमने इस चक्रव्यूह को सही तरीके से भेदा और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। पहले बात करते हैं स्थिति की, कि देखिए हुआ क्या है, इस टाइम पर जो डायरेक्ट एक्शन डे था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था, और उसके बाद में जब हम आज़ादी पर पहुंचे तो ये निश्चित हो गया कि बंटवारा तो होगा, इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान जो है वो बनेगा। अब पाकिस्तान में बहुत से हिंदू रह रहे हैं और भारत में बहुत से हिंदू मुसलमान हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन चालू होता है, विश्व का सबसे बड़ा पलायन जो है वो शुरू होता है। लोग अपना घर बार छोड़कर, है ना, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो माइग्रेशन शुरू हुआ, और माइग्रेशन के बाद में आप देखेंगे कि भयंकर बड़ा एक सामूहिक विस्थापन जो है वो होता है, और व्यक्ति एक स्थान से दूसरे। अब इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है, तो पंजाब प्रांत इफेक्ट होता है, और इधर बंगाल प्रांत जो है वो इफेक्ट होता है। अब आगे बात करते हैं, आगे अंग्रेज छोड़ के गए क्यों? आपको समझना होगा कि अंग्रेज छोड़ के गए क्यों। हम सुनते आ रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो एक कारण था जिसकी वजह से अंग्रेज छोड़ के चले गए। नहीं, हर चीज के दो पहलू रहते हैं। यहाँ पर भी कई सारे पहलू, आपको मल्टीपल चीजें दिख रही हैं, कारण दिखाई देते हैं जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ के गए। जिसमें सबसे पहले आता है कि ब्रिटिश सरकार में बदलाव हो गया, क्लेमेंट एटली की सरकार जो है वो आ गई, और वो थोड़ी सी सिंपैथी रखते थे भारत के लिए, है ना। तो उनका कहना था कि भाई मैं अगर चुनाव जीत के आया तो मैं भारत को आजादी दूंगा।
दूसरा क्या है, कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक तनाव जो बढ़ा था, जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसमें अंग्रेजों को भी डर सताने लग गया कि कहीं हम लपेटे में आ गए तो हम भी मर जाएंगे। तो एक तो था सरकार का बदलाव, दूसरा था अंग्रेज भयभीत होने लग गए थे कम्युनल टेंशन के कारण, तीसरा है कि मास मूवमेंट, इतने सारे जो हमारे यहाँ पर जन आंदोलन हुए थे, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बात करूँ, असहयोग आंदोलन की बात करूँ, या सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन की बात करूं, इन सारे मूवमेंट ने क्या किया, जनता को एक करने का काम कर दिया था। जनता एक हो चुकी थी, जनता भेदभाव भूल गई थी और जनता जो है वो साथ में लड़ने को तैयार थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध की थकावट, दूसरे विश्व युद्ध से ब्रिटेन जो है वो बहुत ज्यादा थक चुका था, इकोनॉमिकली वो भी ड्रेन हो चुके थे। कहते हैं कर्म का सिद्धांत होता है, तो इनके पास भी पैसे जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। और आखिरी कारण क्या है कि आर्म्ड फोर्सेज, जो सशस्त्र बल है, वो भारत की तरफ झुकने लग गए थे। मिलिट्री नेवी अब अंग्रेजों का समर्थन करने को तैयार नहीं थी। तो ये सारे कारण बने जिस वजह से अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय जो है वो लिया। अब एक एक करके हम कारण जो है वो समझने की शुरुआत करेंगे, इन सारे फैक्टर्स की, इन सारे कारकों की कि भारत अंग्रेजों ने क्यों छोड़ा, उसके पीछे क्या क्या कारण बने। तो पहला है मोरल कोलैप्स। मोरल कोलैप्स क्या हुआ कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिनायल ऑफ सेल्फ रूल, जो उपनिवेशिक शोषण और स्वशासन से इनकार किया, उसकी वजह से भारत जो है वो जाग रहा था। भारतीयों ने इस चीज का पुरजोर तरीके से विरोध करना शुरू किया। इसके लिए क्या किया गया, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किए गए, और इसका इफेक्ट जो है वो हमें क्या मिला कि हमने मिलकर जो है अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया, है ना। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। दूसरा कारण आपको दिखाई देता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में 1945 के बाद में वित्तीय थकावट जो है वो महसूस होने लगी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों के पास में इतना पैसा ही, धनबल नहीं बचा कि वो भारत में अपना प्रशासन चला पाए, इस वजह से ये चले गए। तीसरा कारण है नेशनलिस्ट अवेकनिंग इन द मिलिट्री, जो हमारी सेना है, हमारी नेवी है, उसमें राष्ट्रीय भावना जो है वो जागने लग गई। थैंक्स टू सुभाष चंद्र बोस फॉर दिस, सुभाष चंद्र बोस की वजह से राष्ट्रीय भावना जो है वो जागने लग गई, और आईएनए जो है उसने बहुत बढ़ चढ़कर जो है वो काम किया। और युद्ध के बाद जब लाल किला मुकदमा हुआ, उसमें भी भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने महत्वपूर्ण मदद करी किसकी, इन सेना जो सेना के हमारे सोल्जर्स थे, उनकी बहुत ज़्यादा मदद करी। तो उससे और राष्ट्र भावना जो है वो उभर के आती है, जिस वजह से आप देखते हैं कि अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि अब ना जनता उनके फेवर में है, ना जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है, ना ही सेना उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो उनका जाना ही सही होगा। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि सांप्रदायिक जब तनाव बढ़ रहा था, तो अंग्रेजों को यह डर था कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ ना हो जाए। इसी वजह से क्या हुआ, उन्होंने फैसला लिया कि हमें क्या करना चाहिए, भारत छोड़ देना चाहिए। कोई भारत में उस टाइम पर 1946 के टाइम पर काम करने को इच्छुक नहीं था, इतने दंगे हो रहे थे। उन्हें दंगों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, अंग्रेजों ने भागना जो है वो सही समझा। अगला है पॉलिटिकल बदलाव जो आता है, जिसमें लेबर पार्टी चुनकर आती है और उसमें क्लेमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। आपको याद होगा विंस्टन चर्चिल नाम के एक व्यक्ति प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इनके द्वारा कहा गया था कि भारत में लोकतंत्र कभी स्टैब्लिश ही नहीं हो सकता, ये ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। भारत के जो लोग हैं वो बार्बरिक लोग हैं, है ना, ये असभ्य लोग हैं, ये कभी एक देश चला ही नहीं सकते। तो ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। जब उसकी सत्ता में बदलाव होता है और क्लेमेंट एटली सरकार में आते हैं, तब जाकर इनके लिए इनको भारत के लिए जो है सहानुभूति रहती है, और ये कहते हैं कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे अगर हम सरकार में आए तो। और वो सरकार में आते हैं और उसके बाद में वो कोशिशें शुरू करते हैं कि वो क्या करे, वो चेंज कर दे और भारत को आज़ादी दिला दे। तो कई सारे कारण हैं, कोई एक सिंगल कारण जो है वो नहीं है। अब अगर इसी चीज़ को देखें तो आंतरिक दबाव महसूस हुआ, जो जन आंदोलनों से हुआ, फिर सेना के विद्रोह से हुआ और दंगों से हुआ। अगर बाहरी दबाव के बारे में बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध ने इनकी कमर तोड़ दी थी, और तीसरा लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी यूके में। तो ये सारे वो कारण रहे जिस वजह से अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि हमें भारत छोड़ देना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। अगला है इंडिपेंडेंस की इक्वेशन जो है वो क्या रही है, आज़ादी की इक्वेशन जो है वो क्या रही है। तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि भाई उपनिवेशिक शासन की लागत जो है ये बहुत ज़्यादा है, और इस पर हम रूल जो है वो नहीं कर पाएंगे, और इस लागत को वहन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें भारत को छोड़ देना चाहिए। अब आता है अपना अगला चरण कि 1945 से 47 तक का विभाजन का मार्ग जो है वो कैसे तय हुआ, कि विभाजन होके ही रहेगा। अगर आप याद करेंगे तो 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी, तो जिन्ना जो है 1920-22 तक समर्थन में थे किसके, कि नहीं कोई अलग से राष्ट्र की बात नहीं होनी चाहिए, सबको एक रहना चाहिए, वो कांग्रेस का ही पार्ट थे। लेकिन धीरे धीरे वो मुस्लिम लीग की तरफ शिफ्ट जो है वो होने लग जाते हैं, एंड फाइनली फिर वो जाकर डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल वही देते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही दिया जाता है। अब अगर इसके बारे में बात करें कि किस तरीके से कहानी बनी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1945-46 में इलेक्शन होते हैं, और इस इलेक्शन में कौन जीतती है, कांग्रेस को बम्पर सीटें आती है, और मुस्लिम लीग को जो सीट मिलती है वो बहुत कम मिलती है। जब मुस्लिम लीग को सीट जो है वो कम मिलती है, तो यहाँ पर एक टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाता है, और वो टेंशन ये कहता है कि जो
डोमिनेंस रहेगा वो किसका रहेगा, हिंदू पार्टियों का रहेगा, और वो हम पर प्रभुत्व जमाएंगे। इसीलिए बात करी जिन्ना ने क्या कि हमें अलग ही राष्ट्र चाहिए, और टू नेशन थ्योरी पर अड़ गए। दूसरी चीज जो हुई, मई 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। अब ये कैबिनेट मिशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी का ही पीवाईक्यू जो है वो आपको इस कैबिनेट मिशन से दिखाई दे जाता है। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक 3 लोगों का 3 स्तर का एक संघीय संरचना का प्रस्ताव जो है वो रखा, जिसमें बात करी गई थी कि भाई प्रांतों का अनिवार्य समूहन होना चाहिए, है ना। इसमें कंपलसरी ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस की बात जो है वो करी गई थी। शुरुआत में इसे एक्सेप्ट कर लिया भारतीयों द्वारा, लेकिन फिर जब ये मिडिल टीयर की बात हुई और इस पर जो सहमति नहीं बनी, तो उसके चक्कर में क्या हुआ, ये जो कैबिनेट मिशन है ये आधार में लटक गया, इस पर कोई ज्यादा सफलता जो है वो नहीं मिल सकी। अब टाइमलाइन को देख के चलिएगा, मई 1946 की बात हो रही है, और आप देखेंगे अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हो जाता है ना। देखिए अगस्त 1946 आया, जिन्ना बात करता है कि हमें क्या चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, और इसके लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान कर देता है 16 अगस्त को, और उसके कारण कई सारे दंगे जो है वो होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो नोआखली और बिहार में दंगे जो है वो देखे जाते हैं। इसका एपिसेंटर जो रहता है वो रहता है बिहार, बंगाल और पंजाब। फिर आगे आप देखेंगे अगले ही महीने सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। अब ये जो अंतरिम सरकार है इसमें नेहरू जी जो है वो भी रहते हैं, पटेल साहब भी रहते हैं, जिन्ना भी रहते हैं, सभी रहते हैं, है ना। मुस्लिम लीग ज्वाइन तो करती है, लेकिन वो बार बार कार्य फंक्शनिंग को रोक देती है। उनका कहना है कि हमें वीटो पावर जो है वो दे दो। मतलब भारत में ही रहने वाले सारे लोग एक दूसरे में खींचतान कर रहे हैं, किस चीज के लिए, कि धर्म के नाम पर हमें एक देश चाहिए, और दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं, हमें मिलकर सबको एकजुट रहना चाहिए, किसी तरह की विखंडता नहीं लेके आनी चाहिए, हमें भारत को अखंड रखना चाहिए। अब जो दोनों पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं वही आपस में लड़ रही हैं, तो फिर समस्या का समाधान निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहीं से आप देखते हैं कि प्रशासनिक गतिरोध जो है वो बढ़ने लग जाता है, और फाइनली 20 फरवरी 1947 को, ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डेट है, कि 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो ये घोषणा कर देते हैं, और घोषणा में ये करते हैं कि हम जो है वो भारत छोड़ रहे हैं, हम भारत को आज़ादी देने वाले हैं। कब कहा गया है, 20 फरवरी 1947 को कहा गया है। अब 20 फरवरी 1947 को कहा गया, और जो बात कही गई थी वो कही गई थी कि जून 1948 तक छोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ही छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया, उसके पीछे का कारण जो बनता है वो बनता है आपका मार्च 1947 में माउंटबेटन का अराइवल। माउंटबेटन को इसीलिए लाया जाता है भारत की, भाई जल्दी जल्दी यहाँ से चीजें समाप्त करो और निकलो यहाँ से, तो इसी के लिए माउंटबेटन जो है वो भारत आते हैं, और माउंटबेटन जो है वो बनते हैं भारत के आखिरी वाइसराय। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। मतलब भारत के वाइसराय बनते हैं कौन, माउंटबेटन, और इनको काम क्या दिया जाता है कि भाई सत्ता का हस्तांतरण जो है वो करना है। इसी के लिए माउंटबेटन कब आए हैं, मार्च 1900। आप क्रोनोलॉजी समझते चलिएगा, है ना, कि मई में क्या हुआ है, इलेक्शन जो है वो हुए हैं, मई में क्या हुआ है कि कैबिनेट मिशन को खारिज कर दिया गया है, अगस्त में डायरेक्ट एक्शन डे हो गया है, उसी के अगले महीने जो है वो बात कर दी गई है, फिर उसके बाद में फरवरी में ये घोषणा कर दी गई है कि हम भारत छोड़ रहे हैं, मार्च में माउंटबेटन जो है वो भारत आ जाते हैं, और जून में लेके आते हैं माउंटबेटन प्लान। तो ये डेट भी अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ये डेट पूछी जाती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब ये माउंटबेटन प्लान जो है ये भारत के पार्टीशन की बात करता है, कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, एक रहेगा डोमिनियन ऑफ इंडिया और एक रहेगा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया था। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, गांधी जी ने तो मना किया था ना, तो फिर कैसे यस कर दिया। तो स्थितियां ऐसी बन गई थी कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। नेहरू चाहते थे ना पटेल चाहते थे कि देश का विभाजन हो, लेकिन स्थितियां इतनी विकट हो चुकी थी कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। कैसी स्थितियां थी अगर उस पर बात करेंगे अभी आगे चलकर हम। जुलाई 1947 में आ जाता है भारत का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। जुलाई 1947 में आ रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो कब आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इसे पारित कर देती है, और ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो इजी हो जाता है कि किस तरीके से शक्ति का स्थानांतरण किया जाएगा। अब इसके बाद आती है बारी अगस्त की, अगस्त 1947 की। तो अगस्त 1947 में रेड क्लिफ कमीशन अवार्ड के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो है वो कर दिया जाता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है साइरिल रेड क्लिफ। ये कभी भारत आए नहीं, इन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है कि भारत जो है वो क्या है। एक ऐसे व्यक्ति को आनन फानन में ब्रिटेन से भेजा जाता है, कहाँ पर, भारत में, और उनसे कहा जाता है कि आपको भारत पाकिस्तान का बंटवारा करना है। ये व्यक्ति भारत पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए बिल्कुल जहां मन करे, जैसे मन करे वैसे लाइन खींचना जो है वो शुरू कर देते हैं। इसमें बताया जाता है कई सारे लोगों के घर के बीच में से लाइन निकली है, कि आधा घर रह गया भारत में, आधा घर रह गया पाकिस्तान में, इस तरह तक की चीजें हुई है ना। तो ये साइरल रेडक्लिफ ने
बाउंड्री जो है वो खींची, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया, कब तक नहीं बताया। 15 अगस्त तक इसे छुपा के रखा, उन्होंने नहीं बताया कि क्या चीज़ भारत में आएगी, क्या चीज़ पाकिस्तान में आएगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज बस ये चाहते थे कि वो सेफली निकल जाए, वो शांतिपूर्वक निकल जाए, उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो होगा बाद में भारत और पाकिस्तान जो है वो देख लेंगे। इसीलिए 15 अगस्त तक रेडक्लिफ ने कुछ बताया नहीं। अब देखिए, अगर इसको पूरी चीज़ों को देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य क्या चाह रहा है, अंग्रेज क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि फटाफट हम यहाँ से निकले और हमें किसी तरह की समस्या जो है वो नहीं हो। क्लेमेंट एटली ने जो डेडलाइन दी हुई है उन जून 1948 की, उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं और 1947 में ही भागने की कोशिश कर रहे हैं। भारत क्या चाह रहा है कि हम अखंड रहे, हम यूनाइटेड रहे और हम उसके लिए अंतरिम सरकार बनाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या चाह रही है कि उनको एक संप्रभु पाकिस्तान मिल जाए और उसी के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत जो है वो करी। तो सब अपने अपने हित साधने में लगे हुए हैं। सबसे अच्छा हित ये होता जब इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पर बात मान लिया थी, पर वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया उस पर आगे बात करेंगे। इसी के चलते आप देखते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाता है और 15 अगस्त को हमारा भारत जो है वो इंडिपेंडेंट देश बन जाता है। अब देखिए कब कब क्या हुआ था, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे 20 फरवरी 1948 को सीमा तय कर दी गई थी कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, कब तक की? जून की। लेकिन कब छोड़ दिया गया? 15 अगस्त को ही पावर को ट्रांसफर कर दिया गया, 10 महीने में ही पावर को ट्रांसफर कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि माउंटबेटन आया ही इस दिमाग के साथ में था कि मुझे जल्दी से जल्दी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए आप देखो कि ये सारी चीज़ें जो है वो करी गई थी। अब अगर बात करें कि क्या क्या चीजें हुई, तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन आपको एक तरफ दिखाई देता है, एक तरफ कम्युनल वायलेंस दिखाई देता है, और इन्हीं की वजह से आपको क्या दिखाई देता है? भारत का विभाजन दिखाई देता है। अब अगर मैं रोड मैप की बात करूं कि क्या क्या चीजें हुई हैं और एक एक करके समझने की शुरुआत करूं, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि भाई एक तरफ आपको डेडलॉक डेडलाइन जो है वो दिखाई दे रहा है और दो बर्थ नेशन क्रिएट होता है, किस कॉस्ट पर होता है और क्या प्लान होता है, ये सारी चीजों के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले अगर बात करें डेडलॉक एंड वायलेंस के बारे में, तो कम्युनल वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा चालू हो गए हैं। क्यों चालू हो गए हैं? कि अब हो गया भारत पाकिस्तान में बंटवारा हो रहा है, तो कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है ना, लूटा जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। टेंशन बढ़ रहा है, बहुत सारे फेलियर जो है वो हो रहे हैं, और जो अंतरिम सरकार है ये पैरालाइज हो चुकी है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, आगे किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। और बहुत सारे शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, उनको कैसे संभालें, उन्हें कहाँ जगह दें, उनके लिए क्या करें जिससे उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाए। तो इस तरीके से अंतरिम सरकार जो है वो हमारी पैरालाइज हो जाती है। और ये जो समय सीमा इन्होंने तय करी थी कि हम 1948 तक खाली कर देंगे, उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें क्रिएट हुई। और जैसे कि अपन ने बात करी थी कि माउंटबेटन भारत आते हैं मार्च में, और उसके बाद सबसे गहन बातचीत करते हैं, जिसमें गांधी जी भी होते हैं, पटेल जी होते हैं, नेहरू जी होते हैं, है ना, जिन्ना होता है, अम्बेडकर जी होते हैं, इन सबके साथ में गहन बातचीत होती है। माउंटबेटन प्लान जो है वो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है वो होगा। ये चीज़ फाइनल हो जाती है कि भाई भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। इसके बाद में एक चुनाव करवाया जाता है, एक निर्वाचन होता है कि आम जनता से भी तो पूछा जाए। तो ये निर्वाचन कहाँ होता है? ये निर्वाचन होता है, प्रोविंशियल वोट पड़ते हैं जून जुलाई में, कहाँ पर? पंजाब की असेंबली में और बंगाल की विधानसभा में, ताकि जनता का मत भी ले लिया जाए कि वो किस क्या चाहते हैं, बंटवारे को लेकर उनके क्या विचार हैं। और इसी के बाद डिसाइड होता है कि बंटवारा जो है वो होगा। 18 जुलाई ये डेट है जिस दिन शाही स्वीकृति मिल जाती है, रॉयल असेंट मिल जाता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये पास हो चुका है। तो ये डेट भी अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगी। अब ये पास कहाँ हुआ है? ब्रिटेन की संसद में पास होता है, और इससे ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई भारत को आज़ादी जो है वो दी जा रही है, और भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश जो है वो बनने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए अब चल क्या रहा है। माइग्रेशन की समस्या जो है वो बढ़ गई है जब यह माउंटबेटन प्लान अनाउंस हो चुका है, और इसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। रेड क्लिफ बाउंड्री, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, इससे ही आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए बहुत सारा सितंबर से लेकर नवंबर तक जब रेड क्लिफ लाइन प्रकाशित हो गई कि भाई ये भारत है और ये पाकिस्तान है, तब बड़ी समस्या जो है वो क्रिएट होना चालू होती है। समस्या क्या क्रिएट होना चालू होती है? अब पलायन जो है वो चालू हो रहा है। इसमें आप देखते हैं बहुत बड़ा दिल्ली और पंजाब में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि कई सारे हजारों लाखों लोग जो है वो पाकिस्तान की सीमा से भारत की सीमा में आ रहे हैं। कई सारे लोग जो है वो भारत से पाकिस्तान की सीमा की तरफ जा रहे हैं। और इसी में एक तरफ और कहानी चल रही है कश्मीर के एक्सेशन की, कश्मीर को किस तरीके से विलय किया जाए। तो कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं भारत के साथ में भी विलय नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान के साथ भी विलय नहीं चाहता, मैं कश्मीर को अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ, इसे स्विट्जरलैंड बनाना चाहता हूँ। इस तरीके से जो यहाँ के राजा थे हरि सिंह, उनका मत था। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान की जो ट्राइबल फोर्सेस है वो और वहाँ की जो सेना है, उन्होंने कब्जा करने की शुरुआत कर दी, और उनका प्लान ये था कि हमें श्रीनगर पर कब्जा करना है।
जो राजा हरि सिंह है, इन्होंने भारत से मदद मांगी कि भाई भारत हमारी मदद करे। इस पर पटेल जी और नेहरू जी के द्वारा कहा गया कि जब तक आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही उनके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, उसके बाद में भारतीय सेना को एयरफोर्स से लिफ्ट किया जाता है, श्रीनगर में उतारा जाता है और उसके बाद भारतीय सेना जो है मुंह तोड़ जवाब देते हुए खदेड़ती चली जाती है पाकिस्तानियों को। और उसके बाद में आज का हमें जो कश्मीर दिखाई देता है, वो वाला पार्ट जो है वो दिखाई देता है। अब ये सारी कहानी कैसे हुई, इसको समझने की कोशिश करिए। कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीजें कैसे हुई। तो इंडियन फोर्सेस ने किससे फाइट किया, जो ट्राइबल इन्वेडर्स घुस गए थे, जो आदिवासी आक्रमणकारी घुस गए थे पाकिस्तान के, उनसे जो है वो लड़े। और उसके बाद में सारे राज्यों को मतलब कश्मीर को एक करने की कोशिशें जो है वो करी गई। अब ये कैसे हुआ था, तो इसमें कुछ चीजें और है जिसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आता है 1947 में क्या क्या चीजें हुई हैं, उनको समझते हैं। 19 हाँ, एक और चीज थी जो आपको बतानी थी मुझे। कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है पहले उसको समझ लेते हैं। ये इतना समस्या पैदा हुई कहाँ से, तो इसकी समस्या की जड़ जो आई थी ना, वो पार्टीशन से शुरू हुई नहीं हुई कि 1947 में हम अलग हो गए, या 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे आया था, या 1940 में बात करी गई थी कि भाई हमें अलग देश चाहिए। ये कहानी की जड़ जो है ये बहुत पहले शुरू होती है, मॉरले मिंटो रिफॉर्म से, मॉरले मिंटो सुधार से शुरू होती है। और कब शुरू होती है, सन 1909 में शुरू होती है, जब मॉरले मिंटो रिफॉर्म जो है वो आता है, और जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो किसे दे दिया जाता है, वो दे दिया जाता है मुसलमानों को। मतलब मुस्लिम बहुल्य सीट में मुस्लिम ही वोट डालेंगे और मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट डालेंगे। अब ये कहानी जो है वो चालू हो जाती है। अब ये कहानी भी क्यों चालू हुई है, इसके पीछे का भी तर्क ये है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने एक ही चीज पाई कि जब तक इनमें एकता है, तब तक भारतीयों से पार पाना मुश्किल है। तो इसीलिए फूट डालो राज करो की नीति पर ये काम कर रहे थे, और 1909 में लेके आते हैं मॉरले मिंटो सुधार, जिससे इनको बहुत फायदा होता है अंग्रेजों को। फिर होते हैं 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है, और 1937 में होते हैं प्रांतीय चुनाव, और इस प्रांतीय चुनाव में भी कांग्रेस जो है वो अच्छा खासा वोट शेयर ले जाती है, अच्छी खासी सीटें जो है वो जीत जाती है। इसी से मुस्लिम लीग में एक डर पैदा होता है, और वो डर इस चीज़ का रहता है कि अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो हमारी आवाज़ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हमारे रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए 1940 में जिन्ना जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें एक अधिवेशन करना चाहिए, और एक अधिवेशन किया जाता है। और इस अधिवेशन में एक मांग उठती है, जिसे कहा जाता है, पहली बार मांग उठी कि हमें चाहिए एक देश जिसका नाम होगा पाकिस्तान। और यहाँ पर पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आपने देखा कि 1945 में जाकर फिर से चुनाव होते हैं, और फिर से कांग्रेस को बहुत सीटें मिलती हैं। इसको लेकर जिन्ना बौखला जाते हैं, और उसके बाद में आता है डायरेक्ट एक्शन डे, 1946 में चालू होता है। और उसी की वजह से आप देखते हैं कि 1946 में इतने दंगे और ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ा, देश का बंटवारा जो है वो करना पड़ा। अब यही सारी चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है कि 1909 में किस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दिया गया, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत सीटें मिली, और इन्हें डर था कि हिंदू राज बन जाएगा मुस्लिम लीग को। इसी वजह से क्या होता है कि ये 1940 में बात कर देते हैं, टू नेशन थ्योरी की बात करी जाती है, और हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग देश होने चाहिए, इसकी बात होती है। और पहली बार ऑफिशियल डिमांड आती है कि पाकिस्तान जो है वो बनना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला जो है कैबिनेट मिशन में भी बात जो है वो नहीं बन पाती है, और जब बात नहीं बन पाती है तो इसी वजह से डायरेक्ट एक्शन डे होता है। हमें टेंशन ये रहता है कि क्या करें, किस तरफ जाएं। या तो पाकिस्तान का बंटवारा होने, मतलब भारत का बंटवारा होने दे और पाकिस्तान देश बन जाने दे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, या फिर क्या करें कि हम जो भारत बचा हुआ है उसे एकीकृत करने की कोशिश करें और एक स्ट्रांग सेंटर बनाए, ताकि आगे ऐसी स्थिति पैदा ना हो। और यही सवाल था किसके सामने, यही सवाल था जवाहरलाल नेहरू, पटेल, इन सबके सामने। तो यहाँ पर यह डिसाइड होता है कि हम क्या करेंगे, हम ये वाला रास्ता अपनाएंगे जिससे जनमाल के नुकसान जो है वो बहुत कम हो। हम किसी तरह का युद्ध नहीं करेंगे, हम बाल्कनाइजेशन जो है वो नहीं होने देंगे। बाल्कनाइजेशन का मतलब क्या है, देश का छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना। कई सारे बाल्कनाइज्ड कंट्री है, जो पहले एक देश हुआ करते थे, फिर छोटे छोटे टुकड़े बन गए, छोटे छोटे देश बन गए। तो भारत वो नहीं चाहता था, इसीलिए हमने क्या किया, हमने बात करी कि ठीक है, पार्टीशन को कांग्रेस ने हाँ किया, लेकिन ये मेक श्योर किया कि इसके बाद में एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट बने जो बाद में विभाजन ना होने दे, है ना। तो इसीलिए हमने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो बनने दिया। अब देखिए, अब इसी को पूरी चीज़ों को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पाएंगे कि क्या कारण बने जिस वजह से पाकिस्तान अस्तित्व में आया, कैसे कांग्रेस मान गई। तो आपको समझ में आया होगा, जो हिंसा हो रही थी उससे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये रास्ता और आगजनी की तरफ लेके जाएगा और मृत्यु की तरफ लेके जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इन्हें पाकिस्तान देकर अलग कर देते हैं, और बाकी के देश को हम संभालते हैं, और एक स्ट्रांग सेंटर रखते हुए ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि आगे कोई बंटवारा ना हो। अब पार्टीशन के बारे में हमने जो बात करी कि पाकिस्तान बन गया, लेकिन ये बनने के बाद में जो ह्यूमन कॉस्ट लगी है, जो मानवीय कीमत लगी है, वो बहुत ज़्यादा थी।
मतलब बहुत 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 ज़्यादा थी। अगर आप इमोशंस रखते हैं तो आप समझ पाएंगे कितने लाखों लोग बेघर हो गए, कितने लोगों के अपने रिश्तेदार छूट गए, परिवार छूट गए, जमीन जायदाद छूट गई। वही सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर अपन थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो रेड क्लिफ लाइन है इसने घनी आबादी वाले प्रांतों के बीच में एक रेखा खींच दी, जिसमें कई सारे अपने जो है वो छूट गए और विनाशकारी हिंसा को जन्म दिया। अब इसमें हुआ ये है कि हिंदू और सिख भारत आते हैं और जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाना शुरू करते हैं, और कहा जाता है कि कम से कम 1.5 करोड़ के लगभग लोगों का पलायन हुआ है, और दुनिया में सबसे बड़ा पलायन जो है वो इसे कहा जाता है। अब इसमें इस पलायन में 1.5 करोड़ लोगों के पलायन में कहा जाता है कि 2 से 10 लाख लोगों की मृत्यु जो है वो हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इस टाइम पर हिंसा भी बहुत ज्यादा चल रही थी, है ना। और इसका दर्द जो झेला वो किसने झेला? भारत सरकार ने झेला, महिलाओं ने झेला, बच्चों ने झेला, बुजुर्गों ने ये दर्द जो है वो झेला है। सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई कि इनके लिए क्या करें कि सिस्टम जो है वो ईजी हो जाए। अब हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि लोगों के घरों में आग लगाई जा रही है, परिवारों को नष्ट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, अपने जो है वो बिछड़ रहे थे। सबसे ज्यादा जो भयानक बोझ उठाया वो किसने? महिलाओं और बच्चों के द्वारा जो है वो उठाया गया। और फिर भारत सरकार ने सोचा कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, और भारत सरकार के द्वारा क्या बनाया गया? भारत सरकार ने एक रिफ्यूजी कैंप बनाया, बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप, जो कि जैसे आप देखते हैं कुरुक्षेत्र क्षेत्र में बनाया गया। ऐसा ही दिल्ली में एक रेफ्यूजी कैंप बना, पंजाब में एक रेफ्यूजी कैंप बना, ऐसे कई सारे कैंप जो है वो भारत सरकार ने लगाए। और कोशिश क्या करी कि संसाधनों की कमी जरूर है, लेकिन सरकार को इन आर्थिक तनावों का सामना करना पड़ेगा और इनको कुछ सुविधाएं देनी पड़ेंगी, ताकि ये नॉर्मल इंसानों जैसी जिंदगी तो जी पाए, क्योंकि अब उनके पास में कुछ भी नहीं रहा है जो दूसरे जगह से पलायन करके यहाँ पर पहुंचे। तो भारत सरकार की मंशा यही थी कि इनके लिए कुछ चीजें जो है वो कर पाए। अब पार्टीशन में क्या क्या हुआ, अगर एक चीज को देखें, अगर हम तो करीबन 1.5 करोड़ लोगों ने माइग्रेट किया, है ना। कई सारे लोगों का तो पता भी नहीं है कि वो कैसे मर गए, उनके साथ क्या हुआ। फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा वायलेंस, बहुत सारे लोगों की जान वान गई, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें दिखाई देती है किसमें? पार्टीशन में। अब बात करें कि आज़ादी के पहले भारत के साथ में क्या क्या समस्या थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इस चीज़ को समझना। अब आपने समझा होगा आज़ादी यूं ही नहीं, आज़ादी में भारत ने बहुत कुछ खोया है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ा है हमें, है ना। तो अगर बात करें तो इसमें, अगर मैं बात करूं 15 अगस्त की, तो उसके पहले भारत की स्थिति क्या है? हमारे सुरक्षा की समस्या चल रही है। क्यों सुरक्षा की समस्या चल रही है? क्योंकि बहुत सारा वायलेंस जो है वो चल रहा है ना। बहुत हिंसाएं जो है वो हो रही है। दूसरा क्या है? कम्युनल कम्युनल और ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस जो है वो हम देख रहे हैं। सांप्रदायिक और मानवीय समस्याएं से हम जूझ रहे हैं। मानवीय समस्याएं से ऐसे कि जो विस्थापित लोग हैं इन्हें कहाँ रखा जाए, इन्हें कैसे खाना पानी दिया जाए ताकि ये मरे नहीं, है ना, ये जीवित रहे, या इन्हें इनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो कैसे सुधारा जाए। सरकार के पास भी पैसे नहीं है, सरकार के पास अभी कुछ नहीं है, कोई प्रशासन नहीं, कोई मशीनरी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। तो दूसरी ये बड़ी समस्या। तीसरी सामाजिक समस्या कि हमारे यहाँ जाति प्रथा जो है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, वो एक अलग समस्या थी। जैसे अस्पृश्यता उसमें सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा बनती है। इसके अलावा आर्थिक पंगुता, हमारे पास में इकोनॉमिकली हमें अंग्रेज पूरी तरीके से निचोड़ के चले गए हैं और हमारे यहाँ पर कोई चीज़ें जो है वो नहीं है। पांचवा है टेरिटोरियल एंड इंस्टीट्यूशनल, हमें क्षेत्रीय चीज़ों को बैलेंस आउट करना है कि कैसे राज्य बनाने हैं, क्या सारी चीज़ें करनी है। फिर संस्थाएं बनानी है कि संस्थाएं क्या काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, कैसे जवाबदेही तय होगी। और इसके अलावा राजनीतिक और संवैधानिक इशू तो है ही, क्योंकि अभी हमारा संविधान नहीं बना। इतनी सारी समस्याओं के साथ में हमें क्या मिली? आज़ादी मिली है, और उसके बाद भी हम इतना आगे बढ़ गए। तो ये समस्याओं को कैसे निपटा उसके बारे में बात करते हैं। नेशन बिल्ड कैसे हुआ है? तो पहले समस्या देखी, फिर देखा कि अभी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तत्कालिक जोखिम क्या है, फिर हमने उस पर रिस्पॉन्स दिया, और उसके बाद में उसका हमने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला। जैसे रेफ्यूजियों के लिए क्या किया गया? तो रेफ्यूजियों के लिए कैंप बनाए गए, रेफ्यूजियों को जमीन जो है वो दी गई ताकि इनके पास में रहने के लिए, कुछ करने के लिए काम हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन एस्टेब्लिश करी गई, जिसने रिलीफ कैंप जो है वो बनाए, और उसके बाद में इनको लैंड अलॉटमेंट जो है वो किए गए। किसके द्वारा? तो शहरी रोजगार के द्वारा, अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनको प्रोवाइड कराया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे दूसरा क्या था? पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अब अभी तक अंग्रेजों के टाइम पर तो वोट देने का अधिकार सीमित लोगों को था। कुछ ही लोग जिनके पास में बहुत सारा पैसा है, या जो टैक्स भरते थे उस टाइम का, जैसा भी टैक्स अंग्रेज लेते थे वो टैक्स, या फिर वो बहुत पढ़े लिखे हैं, सिर्फ वही वोट दे सकते थे, बाकी वोट नहीं दे सकते थे। अब हमारे यहाँ ये भी समस्या थी कि वोट देने का अधिकार सबको दे या नहीं दे। कई लोगों ने तो संविधान सभा के ही लोगों ने मना किया था कि अभी 15 साल वोट देने का अधिकार मत दो। लेकिन हमने दुनिया में एक अद्भुत काम करके दिखाया, और हमने 18 साल या उससे ऊपर के सभी को वोट देने का अधिकार जो है वो दिया। तो यहाँ पर वही होता है कि हमारी जो जनता है वो कैसी है? निरक्षर है, लिटरेसी बहुत कम है। जैसा हमने बात करी थी 16% है। बहुत विविध आबादी है, अलग अलग तरह की सोच वाली आबादी हमें दिखाई दे रही है, और असमान प्रांत है, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, किसी में जनसंख्या ज़्यादा है, किसी में जनसंख्या बहुत कम है।
पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, राजनीतिक विखंडता है, शासन का अभाव है, कुछ भी चीज़ें जो है वो काम नहीं कर रही है और हमें ज़रूरत थी कि हम एक ऐसा लोकतांत्रिक संविधान बनाएं जो कि सारी चीज़ों को संभाल ले। और यहीं से संविधान सभा ने काम संभालना शुरू किया और एक ज़बरदस्त काम करके हमें दिखाया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो हमें करना था, तो इसमें सबसे पहले ये भी चीज़ है कि 565 रियासतों को मिलाना था, संपत्ति का विभाजन करना था पाकिस्तान के साथ, देश को बाल्कनाइजेशन से बाल्कनीकरण से बचाना था, प्रशासनिक पंगुता को खत्म करना था, फिर राष्ट्र को एक करने की जरूरत थी और विलय पत्र हस्ताक्षर करवाने थे कई सारे क्षेत्रों से। तो ये सारे काम जो थे वो हमें 1947 से करना चालू कर दिए थे, है ना। अब अगर आप आर्थिक स्थिति देखोगे तो आर्थिक स्थिति आपको कैसे दिखाई देती है कि हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें कम थी, है ना, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस चीज की। और इसी की वजह से इकोनॉमिक कोलैप्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इशू जो है वो हमारे यहाँ पर क्रिएट हो रहे थे। फिर हमारे यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, जैसे हमारे पास छुआछूत और कठोर जातिगत पदानुक्रम आपको दिखाई देता है, जाति की लेकर विचार जो थे वो बहुत ज्यादा कठोर थे। फिर इसके लिए हमने क्या किया, हमने एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दैट इज आर्टिकल नंबर 17 जो है वो लेके आते हैं। फिर सामाजिक अशांति थी और लाखों लोगों को बहिष्कार झेलना पड़ता था। इसी के लिए हमने क्या किया, संविधान में चीजें करी कि भाई हमें सोशल यूनिटी भी लानी पड़ेगी, हमें सामाजिक एकता जो है वो लानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी समस्या जो चल रही थी वो कश्मीर में चल रही थी कि अक्टूबर 1947 में सैन्य खतरा उन पर मंडरा रहा था। अब इसी के लिए क्या हुआ, इसी के लिए क्षेत्र का नुकसान हो रहा था हरि सिंह को, तो संप्रभुता से समझौता हो रहा था। इसी के लिए क्या किया गया, जैसे ही हरि सिंह ने कहा कि हाँ भाई वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने को तैयार है, वैसे ही ट्रूप्स को एयरलिफ्ट किया गया और इमीडिएट डिफेंस जो है वो प्रोवाइड कराया गया, जिसकी वजह से हमारी बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो पाई। अब अगर इसको पूरी चीजों को देखें तो इस टाइम पर देखो हमने क्या क्या चीजें झेली है। पहला हमने झेला कि कश्मीर वॉर, रेफ्यूजी कैंप। दूसरा, हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करने की शुरुआत करी, हमने जो प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े क्षेत्र थे, उनको एक करने की, रियासतों को एक करने का काम किया। हमने जो होलोकॉस्ट था उसे रोकने की शुरुआत करी, सांप्रदायिक शांति स्थापित करने की बात करी, संविधान बनाना इधर शुरू किया, है ना। ये सारी चीजें करने एक साथ चल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ही क्या है, जब सारी चीजों को एक साथ लेके आना, है ना। तो यही चीज करने की कोशिश सरकार उस टाइम पर कर रही थी। हमारे यहाँ पर जब हमारा बर्थ हुआ तो हमें ये 3 चीजों पर विशेष तौर पर काम करना था। पहले तो सर्वाइवल, अस्तित्व जो की खोज करना, क्या हमें रिफ्यूजी का क्या करना है, हमें हमारी सिक्योरिटी का क्या करना है। दूसरा, रिफॉर्म, संविधान में कैसे सुधार लेके आए, क्या संविधान में रखे, समाज में क्या सुधार लेके आए, समाज को कैसे हम और एक तरीके से यूनाइटेड रख पाए। और तीसरा था कि हमें ये जो रियासतें हैं इनका एकीकरण करना था और राज्य व्यवस्था को पटरी पर लेके आना था। अब प्रिंसली स्टेट का ये जो इतनी सारी 565 के करीब रियासतें हुआ करती थी, इनको किस तरीके से एक किया गया, तो इसमें क्या केवल सरदार पटेल ने कर दिया रियासतों को एक? नहीं, केवल एक सरदार पटेल नहीं थे, इनके साथ में वीपी मेनन भी आपको दिखाई देते हैं, जिन्होंने मिलकर रियासतों को एक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, साम दाम दंड भेद लगाया और रियासतों को एक किया। फिर भी कुछ रियासतें ऐसी थी जो समस्या क्रिएट कर रही थी, जैसे जूनागढ़ की रियासत की बात करूँ, कश्मीर की रियासत की बात करूँ, भोपाल रियासत की बात करूँ, त्रावणकोर की बात करूँ, तो ये वो रियासतें थी जो समस्या पैदा कर रही थी। एक एक करके समझते हैं क्या क्या कहानी जो है वो आपको दिखाई देती है। 560 से ज्यादा रियासतें जो थी वो आज़ाद हो गई। अब ये किसके साथ जाए, भारत के साथ जाए, पाकिस्तान के साथ जाए, या खुद को अलग देश बना ले, ये चीज़ जो है इन्हें समझ में नहीं आ रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो चुकी थी और तकनीकी रूप से स्वतंत्र हो गए थे। और ये कितना क्षेत्र ले रहे थे, तो भारत का 40% एरिया में ये 565 रियासतें मौजूद थी। अब इसी में बहुत बड़ा काम जो है वो करके दिखाया किसने, सरदार पटेल ने, जिन्हें हम स्मारक भी कहते हैं, है ना, जिनका नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको दिखाई देता है। और दूसरा वीपी मेनन साहब दिखाई देते हैं, जिन्होंने कूटनीति का, देशभक्ति का, धमकियों का उपयोग किया, मतलब साम दाम दंड भेद लगाकर सबको एक करने का कार्य जो है वो किया, है ना। करवाना क्या था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने थे और जितने भी ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस के मामले थे, ये सब सरेंडर करवाने थे कि ये सब भारत देखेगा, अब भारत के अधीन जो है वो हो जाइए। ये चीज जो है वो किसको करवानी थी, सरदार पटेल को और वीपी मेनन को करवानी थी। अब इसमें किस किस ने इशू क्रिएट किया, तो जैसे जूनागढ़ में आपको इशू क्रिएट होता है। जूनागढ़ जो है वो कहाँ आता है, गुजरात में आता है। जूनागढ़ के जो नवाब थे वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान चले जाए, है ना, या जूनागढ़ पाकिस्तान में चला जाए। बट जूनागढ़ की जो जनता थी वो क्या थी, वो हिंदू जनता थी और वो चाहती थी कि हम भारत में ही रहें। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करवाया गया, यहाँ पर करवाया गया प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह, और उसमें जनता ने कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं, भारत के साथ ही शामिल होना चाहते हैं, और जूनागढ़ रियासत को भारत में ही शामिल किया गया। ये अलग बात है कि जूनागढ़ के जो नवाब थे ये पाकिस्तान चले गए, ठीक है। अब इन्होंने कोशिश तो करी थी कि भाई पाकिस्तान जूनागढ़ रियासत को ले जा पाए, लेकिन ये ले नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि जनता ने मना कर दिया और जनमत संग्रह में कहा कि आप भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। दूसरा आपको दिखाई देता है हैदराबाद। हैदराबाद में निजाम का शासन चलता था और हैदराबाद में जो निजाम का शासन चल रहा था, तो निजाम की भी ऐसी इच्छा थी कि वो पाकिस्तान
के साथ में विलय कर ले या पाकिस्तान से मतलब वो अलग अपने आप में हैदराबाद मुल्क रहे और उसे रूट दिया जाए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लिए, ऐसी इनकी मंशा थी। इन्हें भी सरकार ने मतलब पटेल साहब ने और वीपी मेनन ने समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो इसके बाद साम दाम दंड भेद के उसमें सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया, जिसमें पुलिस एक्शन किया गया और हैदराबाद का भारत में विलय करा लिया गया। ये ऑपरेशन पोलो भी पीवाईक्यू है ना। और आपने मूवी भी देखी होगी रजाकर। रजाकर कौन हुआ करते थे? इस निजाम की सेना के व्यक्तियों को रजाकर कहा जाता था। इन रजाकरों ने बहुत उत्पात मचाया हुआ था, तो इनको भी टैकल करने का काम किसमें किया गया? ऑपरेशन पोलो में किया गया। इसके बाद में जैसे आपने देखा जूनागढ़ में तो डिप्लोमेसी से हो गया और यहाँ पर मिलिट्री पुलिस एक्शन से हो गया। बाकी भोपाल भी है, तो भोपाल की कहानी आपने बहुत बार सुनी हुई है कि भोपाल का विलय जो है वो किस प्रकार हुआ। भोपाल के भी जो आखिरी नवाब थे वो नहीं चाह रहे थे भारत में विलय करना, लेकिन जो प्रजामंडल बना था और जो भोपाल की जनता थी उसने साथ दिया किसका? कि हमें भारत में रहना है, एंड फाइनली उन्हें झुकना पड़ा और भोपाल जो है वो भारत में शामिल हो गया। अब इसमें सरकार की रणनीति के बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें करी हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। अब कश्मीर का मुद्दा बच गया था, तो कश्मीर में क्या हुआ था उसको समझ लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था और क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे कि मैंने बताया, हरि सिंह जो है वो राजा है, वो एक हिंदू राजा है और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में राजा है, और ये चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, ना भारत में जाए ना पाकिस्तान में जाए। ठीक है। अब इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो साइन कर रखा था पाकिस्तान के साथ में, लेकिन हुआ क्या? अक्टूबर 1947 में जो पठान ट्राइब्समैन थे पाकिस्तान के वो आ गए और पाकिस्तान की आर्मी ने बॉर्डर टाप के कश्मीर में घुस गए और उनका इरादा था कि वो क्या करे, जो कश्मीर है उसका विलय पाकिस्तान में करवा दे और श्रीनगर पर कब्जा कर ले। अब जब हरि सिंह ने हेल्प मांगी भारत से कि हमें हेल्प चाहिए, तो भारत ने कहा कि जब तक आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते, जब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फाइनली विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो है वो करे जाते हैं। अक्टूबर 1946 पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। उसी के बाद में एयरलिफ्ट करा जाता है, 27 अक्टूबर को ही पहुंचाया जाता है भारतीय सैनिकों को, और भारतीय सैनिक जो है कश्मीर वैली को सिक्योर कर लेते हैं। जो कश्मीर वैली सिक्योर होती है तो उसमें ये होता है कि नेहरू जी माउंट बेटन के कहने पर कहाँ चले जाते हैं? यूनाइटेड नेशन चले जाते हैं। ये वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन चले जाते हैं और यूनाइटेड नेशन किसकी बात कर देता है कि भाई आप सीज फायर कर लो, है ना। सीज फायर मतलब जहां हो वहीं थम जाओ। अब जब तक भारतीय सेना ने कहां तक खदेड़ा था? यहां तक खदेड़ा था। तो इसीलिए ये जो बाकी का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट जो है ये किसके पास में चला गया? ये तो चाइना के पास में। ये वाला पार्ट जो है वो किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। और एलओसी आपकी यहाँ नहीं बनती है। एलओसी ये वाली जो ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है ये बनती है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसमें इसके इधर भारत है और उसके उधर जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको दिखाई। देन अगर बात करें तो आपने देखा कि पॉलिटिकल स्टेटस क्या था? हम इंडिपेंडेंट मोनार्की थे 1947 में, लेकिन 48 के बाद में हम क्या हुए? हम एसीडेड टू इंडिया इन्वॉल्वमेंट जो है वो चालू हुआ हमारा। फिर उसके बाद में यहाँ पर बॉर्डर स्टेट में क्या था? अनडिवाइडेड थे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय लाइन एलओसी जो है वो क्रिएट हो गई। अब बात करते हैं कि इंडिया के आर्थिक समस्याएं जो है वो क्या थी 1947 के टाइम पर। तो उसमें सबसे पहले देखें तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी। दूसरा, जो लैंडलॉर्ड थे, जो फार्मर्स थे, उन पर बहुत ज़्यादा जुर्म जो है वो ढाल रहे थे। हमने बात करी कि कई सारी पॉलिसीज़ जो है वो इस तरीके की चल रही थी, जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो चल रहा था, है ना, महलवाड़ी सिस्टम जो है वो चल रहा था। ये समस्याएं जो है वो क्रिएट कर रहे थे। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी। हम बात कर चुके हैं कि ये जो पंजाब वाला पार्ट है और जो ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश वाला आज का पार्ट है, वहाँ से रॉ मटेरियल मिलते थे, बट वो रॉ मटेरियल की फैक्ट्रियाँ कहाँ लगी हुई थी? तो वो लगी थी बम्बई में, कलकत्ता में। तो इससे दोनों को नुकसान हुआ, भारत और पाकिस्तान दोनों को नुकसान हुआ। ठीक है। अब क्या करें? अब इसी के लिए सरकार ने सोचा कि अब अगर रोजगार नहीं देंगे तो हमारे यहाँ पर इनकम जो है वो कैसे बढ़ेगी, लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी, या लोग कैसे काम करेंगे, अपनी आर्थिक जो संपन्नता है उसे कैसे बढ़ा पाएंगे। तो इसी के लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया? पब्लिक सेक्टर्स खोले गए, है ना। अब ये पब्लिक सेक्टर में क्या हुआ? जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो खोलना शुरुआत करी किसने? भारत सरकार ने पैसा लगाना चालू किया। जैसे आप देखते हैं ओएनजीसी को देखते हैं, भेल देखते हैं, सेल देखते हैं, गेल देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो किसने चालू करी? भारत सरकार ने। और बाकी मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी अपना पैसा जो है वो लगाता रहे और छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो खोलते रहे, जितना वो पैसा लगा सकते हैं उसके हिसाब से वो उद्योग खोलते रहे। इसी तरीके से हमने जो है वो शुरुआत करी और हमने स्टैब्लिशमेंट किया किसका? प्लानिंग कमीशन, है ना। और ये प्लानिंग कमीशन 1950 में बना। हमने यूएसएसआर को देखते हुए हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना जो है वो लागू करी और उसके तहत केंद्र जो है वो राज्यों में पैसा बांटने लग गया और हमारे यहाँ पर समय समय पर चीज़ें जो है वो बढ़ने लग गई, पब्लिक सेक्टर जो है वो बढ़ने लग गए, कंपनीज जो है वो आने लग गई ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। हमने जो मॉडल अपनाया वो किसका अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है वो अपनाया और प्लानिंग के साथ में हमने आगे बढ़ना जो है वो चालू किया। क्यों? क्योंकि हमें ये समझ में आ गया था ना सरकार इतनी संपन्न है, ना ही
भारत के लोग इतने संपन्न हैं पैसे के नाम से कि वो खुद की फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सके, तो इसलिए मिलजुल कर आगे बढ़ने की शुरुआत करी। और हम कहाँ से शुरुआत करें? मिश्रित अर्थव्यवस्था से शुरुआत करें। अब इंडिया ने चैलेंजेस को एकोमोडेट कैसे किया, कैसे हमने ओवरकम कर लिया इन चैलेंजेस को, तो उस पर बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने संविधान में जो काम किया, हमने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो भारत में सबके लिए है, चाहे वो अल्पसंख्यक क्यों ना हो, चाहे वो वल्नरेबल सेक्शन क्यों ना हो, चाहे वो कोई पिछड़ी जाति क्यों ना हो, चाहे वो महिला, बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग क्यों ना हो, सबके लिए संविधान ने एक ही चीज रखी कि हमें सबको एक रहना है, साथ रहना है, और जो पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे लाना है। और इसी के लिए क्या किया गया? इसी के लिए कई सारी चीजें संविधान में शामिल करी गई, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो था वो डाले गए फंडामेंटल राइट, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकारों का काम क्या था? ये हर जनता को, भारत के हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि उनका किसी भी तरीके से शोषण होता है तो वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। दूसरा, जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जो ढांचा तैयार किया गया, वो पंथ निरपेक्ष ढांचा तैयार किया गया, सेकुलर फ्रेमवर्क तैयार किया गया, ताकि सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर सेफ लग सके। तीसरी चीज जो करी गई, यहाँ पर एक मजबूत संविधान बनाया गया, मजबूत संविधान जिसमें सबकी बात करी गई है और सबको साथ लाने की कोशिश करी गई है, जहाँ समता समानता की बात करी गई है, और जहां पर लोकतांत्रिक संस्थावाद में भारी निवेश जो है वो किया गया। भारत और पाकिस्तान में यही अंतर है, भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, वहां पर पाकिस्तान में नहीं किया गया। इसीलिए पाकिस्तान में कभी 5 साल तक सरकार चल ही नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर बहुत ज्यादा अपना समय नहीं दिया, दिमाग नहीं लगाया या पैसा नहीं लगाया। अब हमने सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप जो है वो सबसे पहले ही ले लिया था, और हमने कर दिया था कि 18 साल से ऊपर के सभी, 18 साल और से ऊपर के सभी लोग जो है वो वोट देने का अधिकार रखेंगे। बस उनके पास में वोटर आईडी होना चाहिए, वैलिड वोटर आईडी होना चाहिए, है ना। शिक्षा को हमने इसका कोई साधन नहीं बनाया कि वोटर आईडी उसी को मिलेगा जिसके पास में लिटरेसी होगी, जिसके पास में शिक्षा होगी। ना ही हमने संपत्ति की बात करी और सभी को वोटिंग राइट दी। अंग्रेजों के टाइम पर महिलाओं को वोटिंग राइट जो है वो नहीं मिलते थे, संपत्ति वालों को ही वोटिंग राइट थे, और जो शिक्षित हुआ करते थे उन्हीं को वोटिंग राइट थे। हमारे यहाँ सबको हमने वोटिंग राइट दिए, भले ही आपके पास में चीजें नहीं है, है ना। इसी ने क्या किया? जनता को एकीकृत करने का काम किया, जनता को एक जगह लाने का काम किया, और करोड़ों लोगों ने वोट डालना जो है वो शुरुआत करी। अब फिर इसके बाद में था कि भाई हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, तो उसे हमें सही करना था। तो उसके लिए सबसे बड़ा काम जो है वो किसने किया? आप जैसे जो सिविल सर्वेंट बनेंगे, आप जैसे ही सिविल सर्वेंट ने बहुत मेहनत करी, इसमें सशस्त्र बल के द्वारा बहुत मेहनत जो है वो करी गई, और इसकी वजह से जो है आज का भारत हमें दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टेट इंटरवेंशन जो है वो किया गया, बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन जो है वो हो रहा था, तो उसके लिए बहुत सारे कार्य जो है वो करे गए। जैसे नई टाउनशिप बनाई, जैसे दिल्ली के पास में जगह है फरीदाबाद, है ना, वो एक टाउनशिप जो है वो आपको दिखाई देती है। फिर ये विस्थापित लोगों के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, पंजाब वाला जो क्षेत्र आप देखते हैं वहां पर भूमि का विभाजन जो है वो किया गया, और इन विस्थापितों को जगह जो है वो दी गई। फिर इसके बाद में था कि भाई हमारी रीजनल आइडेंटिटी जो है उसको भी हमें बनाना है, और सेंट्रल आइडेंटिटी भी बनाना है। तो इसके लिए हमने भाषाई पुनर्गठन जो है वो किया, और इसमें हमने क्या किया? चीज़ों को एक करने का काम किया कि भाई किसी तरीके से डिफरेंसेस नहीं रहे, है ना। ऐसा नहीं रहे कि आगे चलकर किसी को ऐसा लगे कि हमें अलग हो जाना है, तो उन चीज़ों पर यहाँ पर सरकार के द्वारा काम जो है वो किया गया। अब अगर बात करें कि क्या क्या चीज़ें हमने बदली और किस तरीके से बदली, तो हमारे सामने जैसे चैलेंज था सत्तावाद का, तो इससे हमने कैसे बदला? मजबूत संविधान के चलते। बहिष्कार का था, तो हमने क्या दिया? सार्वभौमिक मताधिकार दिया, सबको वोटिंग राइट दिए। फिर वायलेंट ट्रांजिशन हो रहा था, हिंसा बहुत हो रही थी, तो हमने सशस्त्र बलों को निरंतरता लाए, है ना। नागरिकों के साथ में हमने मेलजोल बढ़ाने का काम किया। जो डिस्प्लेस थे उन्हें क्या किया? उन्हें पुनर्वास दिया। जो अलगाववाद वाले थे उन्हें हमने क्या किया? संघीय समायोजन के तहत साथ में लाने का काम किया। अब अगला हमें बात करना है कि भारत का पहला मतलब महान राष्ट्र बनने की तरफ पहला कदम जो है वो क्या था, और किस तरीके से इंडिया ने इसमें आगे बढ़े। तो अगर उसकी बात करें तो हमारे इसमें 3 समस्याएं दिखाई दे रही थी। एक थी सबसे बड़ी समस्या पार्टीशन की, विभाजन की, एक थी गरीबी की, और तीसरी थी विविधता की, है ना। कई लोग अलग अलग चीज़ें जो है वो चाहते हैं कि नहीं भाई हमें भारत का पार्ट नहीं होना, क्यों? क्योंकि इनका कल्चरल नॉर्थ इंडिया का अलग है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है। बट यही तो हमारी ताकत भी हो सकती है, और यही चीज़ हमारे संविधान निर्माताओं ने समझाने की कोशिश करी थी कि यही हमारी ताकत भी हो सकती है। फिर दूसरी हमारी समस्या गरीबी थी, तो गरीबी को हटाने के लिए अपन ने बात करी, प्लानिंग कमीशन आया, पंचवर्षीय योजना आई, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स जो है वो आए। फिर पार्टीशन के लिए अभी अपन ने बात नहीं करी। तो ये सारी चीजें किस तरह से हुई है वो जानना बहुत जरूरी है, तभी कहानी में मजा आएगा आपको। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के कारण लोग एक होना जो है वो शुरू हो चुके थे। फिर उसके बाद में लीडरशिप, हमें जो नेता मिले जैसे नेहरू, पटेल, अंबेडकर जी, है ना, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने सबके साथ में सहमति बनाने की कोशिश करी कि हमें किसी तरह की मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें कोई तख्ता पलट जो है, सैन्य तानाशाही जो है वो नहीं देखनी, जो भी चलेगा वो चलेगा राजनीतिक तौर पर चलेगा। संस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश करी गई, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करी गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करी गई, और मजबूत न्यायपालिका की बात करी गई।
दूसरा अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ गैर राजनीतिक सेना है, सेना में राजनीति जो है वो नहीं होती है, प्लस फंक्शनल सिविल सर्विसेज, हमारी सिविल सेवाएं जो है, जो आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने गजब का काम करके दिखाया है। इसी वजह से आज देश जो है वो बहुत मजबूती से आगे की ओर बढ़ रहा है। अब कहाँ कहाँ संघर्ष हमने किया, तो जैसे जाति को लेकर समस्या थी, तो इसी को लेकर चीज सरकार कई सारी स्कीम्स लेके आती है ना। संविधान में कई सारे अनुच्छेद इसके लिए दिए गए हैं कि भाई ये जो जाति की जटिलता है इसे कम किया जा सके, है ना। फिर उसके बाद में है कि रैपिड इकोनॉमिक इक्विटी आनी चाहिए, मतलब आर्थिक समानता है। तो ये दोनों चीजों पर आज भी सरकारों को काम करना, ये कुछ ऐसी चीज है जो तुरंत सॉल्व नहीं हुई और अभी तक हम इस पर कार्य ही कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पूरा समरी आपके सामने है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हुई थी। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसके वास्तुकार जो है वो कौन कौन थे, कौन कौन वो व्यक्ति थे, उनके बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो है वो दिखाई दे रहे हैं जिनकी महत्वपूर्ण, देखो योगदान तो बहुतों का है ना। मतलब अ, नंबर खत्म हो जाएंगे, दिन रात खत्म हो जाएंगे, इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है या कुछ ना कुछ करके देश को आज़ादी दिलाने का काम किया है। लेकिन उसमें से कुछ लोगों के योगदान के अगर बारे में बात करें तो जैसे महात्मा गांधी, जिन्होंने कई सारे आंदोलन किए, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। फिर दूसरा हमें दिखाई देते हैं सरदार पटेल और वीपी मेनन, जिन्होंने क्या किया, देश को एक करने का काम किया, एकीकृत करने का काम किया। फिर तीसरा में दिखाई देते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, जिन्होंने नेगोशिएशन जो है वो करे और इन्होंने ही बात करी थी कि भाई बंटवारा करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, ठीक है। और चौथी तरफ आपको दिखाई देते हैं जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर, जिसमें एक भारत के प्रधानमंत्री रहे, एक कानून मंत्री रहे, एक ने संविधान में, एक ने देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप सोचोगे जिन्ना का नाम जो है वो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्ना की वजह से ही हमें समझ में आया कि भाई क्यों पाकिस्तान जरूरी है, पाकिस्तान को अलग रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि 1940 से ही एक ही जिद पकड़ के बैठे थे ये कि हमें चाहिए अलग देश। अब महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो आपको पता ही है कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से देश को एक करने की कोशिश करी। उनके 3 आंदोलन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, है ना। उन्होंने शांति के लिए कई बार उपवास करे, अहिंसा का पाठ जो है वो हमें पढ़ाया। जब कम्युनल वायलेंस हो रही थी तो नोआखली जैसी जगह पर वो गए और उन्होंने सामने वालों से बात करी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो सरदार पटेल और वीपी मेनन, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सबको एक करने में। फिर अगर बात करें तो जो हमारे कानून मंत्री रहे और मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे, है ना, भीमराव अम्बेडकर साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने बहुत सी चीज़ों को सही करने की कोशिश करी जो उस टाइम पर सही नहीं लग रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माउंटबेटन और जिन्ना में, तो माउंटबेटन आखिरी वाइसराय रहे और जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के लीडर रहे। और इन्होंने ही बात करी कि भाई हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। फिर बात करें कि जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू क्या क्या चीज़ें लाए। जवाहरलाल नेहरू को कभी बहुत ज़्यादा कोस भी दिया जाता है, मेरे हिसाब से जो जवाहरलाल नेहरू को देश मिला था ना, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, जिस जर्जर हालत में देश मिला था। बट उसके बाद भी आज देश यहाँ खड़ा है तो कुछ तो योगदान उनका होगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा यही चीज़ें जो है वो करी गई। उन्होंने विदेश नीति पर ध्यान दिया, उन्होंने पंथ निरपेक्षता पर ध्यान दिया और उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र की नींव जो है वो रखने का कार्य किया। अब यहाँ पर लीडर है और इनके बारे में दिया हुआ है, वो चीज़ें आप अलग से पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। इसके बारे में बात करते हैं, कुछ मिथ है, कुछ भ्रम है और कुछ इतिहास है, तो दोनों में क्या अंतर है उसको समझते हैं। जैसे मिथ ये है कि ब्रिटेन वाले इसलिए चले गए क्योंकि वो अच्छे लोग थे, वो लोकतांत्रिक सद्भावना में विश्वास रखते थे, इसलिए भारत छोड़ा। आपने अभी तक जितना पढ़ा उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं था। उनकी खुद की व्यक्तिगत समस्याएं थी, जैसे विश्व युद्ध की थकावट, जैसे जन आंदोलन हो रहे थे, जैसे विद्रोह हो रहे थे, इसके कारण वो गए हैं, ना कि उनकी कोई अच्छी एक साइन देकर चले गए हैं। दूसरा है कि पार्टीशन जो है वो माउंट बेटन का अकेले का आइडिया था। अभी अपन ने जितना पढ़ा इसमें आपको समझ में आया होगा कि माउंट बेटन अकेले का आइडिया नहीं था। 1940 से मुस्लिम लीग एक ही चीज की बात कर रही थी, पार्टीशन की बात कर रही थी। इसमें कैबिनेट मिशन फेल हुआ, राजनीतिक गतिरोध बढ़े, उसके बाद इतनी हिंसा हुई, उसके बाद पाकिस्तान का विकल्प जो है वो सबने सोचा कि हाँ ये कर ही देते हैं। तीसरा है इंटीग्रेशन, की भाई सभी रियासतें चाहती थी कि हाँ हम भारत के साथ मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं था। कई सारी रियासतों ने मना किया, अपन ने पढ़ा जूनागढ़, त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, कश्मीर, कई सारी ऐसी रियासतें थी जो एक होने को तैयार नहीं थी, उन्हें पकड़ पकड़ के एक किया गया, साम दाम दंड भेद लगा कर एक किया गया। फिर उसके बाद में अगला है कि इंडिपेंडेंस वॉज नॉट ए पॉलिटिकल हैंडओवर, पोलाइट हैंडओवर। जो स्वतंत्रता हमें मिली है कोई विनम्र हस्तांतरण के तहत नहीं मिली है, इसके लिए प्रेशर कुकर जैसी पॉलिसी लगी है। मतलब इतना दबाव बनाया गया अंग्रेजों पर कि तब जाकर उन्होंने सोचा कि हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें जो है यहाँ पर मेंशन करी गई है। अब इसके बाद में अगर बात करें संविधान की, भाई हमें संविधान, आज हम कहते हैं कि देश चलता है एक नियम पुस्तिका से, एक रूल बुक से, जिसको कहा जाता है संविधान, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ी से लेकर संविधान किसने बनाया, सबके बारे में बात करते हैं। जैसे हमें समझना है कि क्या आवश्यकता क्यों थी, इसमें क्या क्या चीजें हुई है और कैसे संविधान सभा बनी। तो अगर आप इसको देखेंगे
तो हम चल रहे थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है चल रहे थे, शासन कर रहे थे। लेकिन हमें संविधान क्यों चाहिए था कि हम एकीकरण जो है वो हमारा कर पाए, हमारे पास में कुछ अधिकार हो, कुछ न्याय जो हो वो मिल सके और हम एक सच्चे गणराज्य के रूप में जाने जाए। इसीलिए हमें जरूरत थी हमारे खुद के संविधान की, जो हमने खुद ने लिखा हुआ। हम किसी और के संविधान से नहीं चलना चाहते थे। इसीलिए हमें चाहिए था हमारा खुद का एक संविधान। इसके लिए 1946 में ही क्या बनती है, संविधान सभा बनती है और आगे चलकर जब भारत आज़ाद हो जाता है तो ये एक संप्रभु संविधान सभा जो है वो बन जाती है। अब इसमें आपको क्या दिखाई देता है, तो इसमें जो चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे। अब याद करो वो 1935 वाला, 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके चलते 1937 में चुनाव हुए थे। उन चुनाव में जो जीते हुए थे उन्होंने वोट डाले थे और वोट डालने के बाद में संविधान सभा के सदस्य जो है वो लोग बने थे। इसके बाद में इसमें वही लिखा है, प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य से मिलकर क्या बनाया गया, एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें सब धर्म के लोग थे, है ना, जिसमें पुरुष भी थे, जिसमें महिलाएं भी थी, इसमें सभी लोग जो है वो शामिल हुए। इसके बाद में बनी अलग अलग समितियां और अलग अलग समितियों ने अपने जो भी चीजें थी वो बना बना के दे दी कि हमारे हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ा काम करते हैं BN राव साहब, जो इनिशियल ड्राफ्ट तैयार करते हैं। इसी इनिशियल ड्राफ्ट के दम पर आगे चलकर आपका संविधान बना। ये इनिशियल ड्राफ्ट आता है ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, प्रारूप समिति के पास, जिसके अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, और 6 अन्य सदस्य रहते हैं। फिर ये सब पूरा फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं और फिर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा में, जैसे आज हमारी संसद में होता है ना कि उस पर चर्चा होती है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, बस वही सारी चीजें हुई कि असेंबली में डिबेट हुआ और फिर फाइनली जाकर इसमें स्वीकार कर लिया गया और हमारा संविधान जो है वो बनके तैयार हो गया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो हमने बात करी समितियों की, तो कोई समितियां इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, एमपीपीएससी अधिकतर पूछती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे, जैसे सरदार पटेल प्रोविंशियल कमेटी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अब ये हुआ क्या, हम कॉलोनियल कंट्रोल से कैसे बढ़े हैं संविधान की तरफ, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जैसे अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो ये क्या है, ये मुख्य वास्तुकार है, चीफ आर्किटेक्ट है। इनके द्वारा ही प्रावधान रखे गए थे किसके, संविधान के, कि भाई ये संविधान हम ला रहे हैं और इस पर डिबेट डिस्कशन करने हैं। जितने भी लीगल इश्यूज थे वो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है। BN राव के बारे में बात करें तो ये भी एक ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था और पूरा रिसर्च वर्क इनके द्वारा किया गया था कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव, ये एमपीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कौन लेके आए थे, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को इन्होंने चैंपियन किया था कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे अमेरिका जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो काम करना चाहिए और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए। इसीलिए पंचवर्षीय योजना आई थी। अब हमारे साथ में दिक्कत क्या थी कि प्रॉब्लम ये थी कि हमारे लिटरेसी नहीं है और गरीबी है, तो वोट डालने का अधिकार दे या नहीं दे। बट हमने माना कि हाँ वोट डालने का अधिकार देना है और सभी को वोट डालने का अधिकार जो है वो दिया गया। फिर दूसरी हमारे साथ समस्या क्या थी कि हम पार्टीशन के ट्रॉमा से गुजर रहे थे। मतलब हमने देखा था कि विभाजन कितना विध्वंसकारी हो सकता है, तो हम चाहते थे एक मजबूत केंद्र जो बने। इसीलिए हमने क्या करा, हमने रिजोल्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट बनाया और उसमें केंद्र को मजबूत करा और कुछ सख्त प्रावधान रखे, जैसे आपातकाल का प्रावधान, सेंट्रल का कंट्रोल जो है वो मजबूत रखना। ये सारी चीजें करने की कोशिश जो है वो हमारे द्वारा करी गई। फिर उसके बाद में भाषा को लेकर बड़ी समस्या थी कि भाई सारे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी सारी बोलियां हैं भारत में, कि करें क्या। तो इसका समाधान जो है वो कैसे निकाला गया था, तो इसका समाधान निकाला गया था, ये बहुत चर्चा हुई संविधान सभा में और मुंशी अयंगर फॉर्मूला जो है वो निकला कि 15 साल तक जो है इनको कंटिन्यू किया जाएगा, इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा, फिर धीरे धीरे हिंदी को लाया जाएगा और हिंदी भी जो रहेगी वो ऑफिशियल भाषा रहेगी, है ना, राज्य की भाषा रहेगी, राष्ट्रीय भाषा नहीं रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, नेशनल लैंग्वेज नहीं रहेगी। फिर चौथा हमारी समस्या थी सोशल जस्टिस की। तो प्रॉब्लम क्या थी कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन कहलाते हैं, वल्नरेबल सेक्शन कहलाते हैं, जिसमें SC ST आ जाते हैं, जिसमें विमेन आ जाती है, तो उनके लिए हमें कुछ करने की जरूरत थी। तो जैसे SC ST के लिए क्या किया गया, इनके लिए जो इनकी सबसे बड़ी समस्या थी, भारत की उस टाइम पर छुआछूत समस्या थी, उसको समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 डाला गया कि कोई भी छुआछूत करते हुए पाया जाता है तो उसके सजा का प्रावधान है। फिर संसद ने आगे चलकर उस पर अधिनियम बनाया और आज कुछ हद तक जो है हम इस पर सफल हो चुके हैं, पर अभी भी बहुत काम करना बाकी है। रिजोल्यूशन क्या मिला, लीगल इक्वालिटी मिली है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अनटचेबिलिटी से कुछ हद तक हमें राहत मिली है। अगली बात करें तो हमने देखा यहाँ पर पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश जो है वो करी गई है कि हमारे संविधान सबको एक सूत्र में बांधे, सोशल जस्टिस दे, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इसमें ये सारे योगदान जो है वो लोगों के रहे हैं। अब डोमिनियन से रिपब्लिक में कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, लेकिन देश डोमिनियन था, गणतंत्र नहीं हुआ था। गणतंत्र होने के लिए गणतंत्र दिवस पर आना पड़ेगा, जो कि है 26 जनवरी 1950।
तो यहाँ पर वही लिखा है, इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया, लेकिन फिर भी डोमिनियन के रूप में ही कार्य जो है वो कर रहा था। और उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन जो है वो गवर्नर जनरल थे, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी साहब जो है वो बने थे। तो 15 अगस्त को आज़ाद तो हो गए, लेकिन डोमिनियन है। इसके बाद में 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर वाला मैंने आपको बता दिया, फिर ऑपरेशन पोलो इधर होता है, फिर गांधी जी की डेथ हो जाती है। इस तरीके से कहानी जो है वो आगे बढ़ रही है। फिर 26 नवंबर 1949, ये वो तारीख है, वेरी इंपॉर्टेंट तारीख, डेट, जिसमें 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है इसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तब तक सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं और संविधान को हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि भाई ये हमारा संविधान है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। बट फिर भी हम रुकते हैं 2 महीने के लिए, क्योंकि हमें पूर्ण स्वराज दिवस के दिन ही हमें बनाना था कि हमारा संविधान लागू हो चुका है। तो इसीलिए फिर हम 2 महीने रुकते हैं। ठीक है। अब कुछ प्रावधान तो उसी समय पर चालू कर दिए गए, जैसे सिटीजनशिप वाला, इलेक्शन वाला चालू कर दिया गया। बट बाकी सब के लिए क्या किया हमने? रुक गए। क्यों? क्योंकि 1929 में रावी नदी के तट पर हमने बनाया था पूर्ण स्वराज दिवस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। तो वही चीज़ की याद में हम 2 महीने रुकते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र जो है, हम गणतंत्र बन जाते हैं, हम रिपब्लिक बन जाते हैं। और क्या बनते हैं? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन मतलब संप्रभु, हम पर किसी का अधिकार नहीं है, हम खुद के अधिकारी हैं, हम पर कोई और देश नहीं बता सकता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। डेमोक्रेटिक, यहाँ की सरकारें जो चुनी जा रही है या यहाँ का जो मुखिया चुना जा रहा है वो जनता के द्वारा चुना जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई वंश का है और वही आगे चलता आ रहा है। तीसरा क्या है? हम गणराज्य है, कि ये जो भी सिस्टम चल रहा है जनता की पसंद से एक सिस्टम चल रहा है, जिसे हमने क्या कहा? रिपब्लिक कहा। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद साहब इसके पहले राष्ट्रपति बनते हैं और दूसरे राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद साहब ही रहते हैं। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ों को एक बार में मेंशन करने की कोशिश करी गई है कि हम क्या थे? 15 अगस्त 1947 को 565 रियासतें और 11 प्रांत खंडित थे, इन सबको मिलाकर एक देश बनाया गया। फिर यहाँ पर हम जब चल रहे थे 1947 में, जब आज़ाद हुए थे, तो हम चल रहे थे भारत सरकार अधिनियम 1935 से। यहाँ पर हम किससे चल रहे थे? सोवरेन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहे थे। सिटीजनशिप जो है 1947 से 50 तक हम एक तरीके से ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश प्रजा के अंतर्गत आते थे। लेकिन यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को हम भारतीय नागरिक हो गए। डेमोक्रेसी में यहाँ पर सीमित अधिकार थे, यहाँ पर बहुत सारे हमें अधिकार जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए। ठीक है। अब ये सारी कहानी जो है वो अपन ने पढ़ ली है। आई होप आपको 26 जनवरी 1950 तक की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे हम 15 अगस्त 1947 से चले और 26 जनवरी 1950 तक आए। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 15 अगस्त 1947 को जहाँ एक और देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, जहाँ एक और देश संविधान सभा में संविधान से रिलेटेड बातें कर रहा था कि संविधान कैसा होना चाहिए, वहीं एक और देश में बहुत सारी हिंसाएं भी हो रही थी, बहुत सारे लोगों का पलायन भी हो रहा था, बहुत सारा दुख भी था इस देश में। तो कभी भी चीज़ें एक तरीके से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा जिसको कहते हैं आहुतियाँ देनी पड़ती है। तो ऐसे ही भारत के हर व्यक्ति ने इस चीज़ के लिए आहुतियाँ जो है वो दी है। और आज ये हमारा दायित्व बनता है, जो हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, इस आज़ाद मुल्क में रह पा रहे हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एकता बना के रखें, हम देश को आगे बढ़ाने का काम करें, चाहे हम कुछ भी कार्य क्यों ना कर रहे हैं। बट हम वो कार्य को इस तरीके से करें जिससे देश को आगे बढ़ने में मदद मिले, हमें आगे बढ़ने में मदद मिले, हमारे परिवार को आगे बढ़ने में मदद मिले और इस देश को आगे बढ़ने में मदद। तो इसी नोट के साथ आई होप आपको समझ में आया होगा कि 15 अगस्त 1947 का जो दिन था उसमें सब कुछ अच्छा नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक आने में भी बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत, बहुत आहुतियाँ लगी थी। और 1947 से 1950 तक आने में बहुत कुछ सरकार को या देश को करना पड़ा, बहुत कुछ चीज़ों से देश को गुजरना पड़ा, तब जाकर 26 जनवरी को हम रिपब्लिक कहलाए, हम गणतंत्र कहलाए। जैसे जैसे हम स्वतंत्रता के पास पहुंच रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू की एमपीपीएससी टीम दोस्तों आपके लिए लाई है एक बेहद शानदार ऑफर, ताकि आप स्वतंत्रता को और अच्छे से एंजॉय कर पाएं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू की टीम लेके आई है बम्पर डिस्काउंट। अब आपको फ्लैट 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, अप टू 79% का डिस्काउंट जो है सभी कोर्सेज पर मिल रहा है, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो। अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बैचेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको सृजन बैच दिखाई दे रहा है, ये एक इंग्लिश मीडियम बैच है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 79% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस इसके साथ में मिल रही है डबल वैलिडिटी। मतलब जो वैलिडिटी नॉर्मली मिलती है उससे डबल वैलिडिटी जो है वो आपको दी जा रही है, और 79% ऑफ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये बैच जो है वो परसों से ही चालू हो रहा है, 13 अगस्त से चालू हो रहा है। तो मात्र 21% पैसा देने के बाद में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को सही दिशा दे सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा फिल्टर्ड कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट, प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज, प्लस प्री का क्रैश कोर्स, प्लस 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू, प्लस एनसीईआरटी का कोर्स, प्लस आपके घर पर बुक का सेट डिलीवर कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें
में मिलने वाली है, जिसमें मेंटरशिप भी आ जाएगी, प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी भी आ जाएगी, लाइव एक्सेस भी आ जाएगा, रिकॉर्डेड। मतलब मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, इतने सारे फीचर्स इन बैचेस में आपको दिखाई देते हैं। और ये तो एकदम फ्रेश बैच ही स्टार्ट हो रहा है, जो कि परसों से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिएगा, ताकि आप बिना टाइम वेस्ट करे अपडेटेड और फिल्टर्ड कंटेंट जो है वो पढ़ सके। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको आरंभ बैच दिखाई दे जाता है, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको दिखाई दे जाता है। प्लस इसके अलावा हिंदी मीडियम के लिए अबुद्ध बैच जो है वो आपको दिखाई देता है। तो ये सारे बैचेस है, सभी पर आपको 79% ऑफ मिल रहा है। और अगर आप मेहनती हैं, अगर आप जी तोड़ मेहनत करने को तैयार है, तो स्टडी आईक्यू एक और शानदार फीचर लेके आई है। और वो शानदार फीचर क्या है कि केवल अगर आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। आपके पास में कोर्स का एक्सेस बना रहेगा, मेंस की तैयारी हो, इंटरव्यू की तैयारी हो, बाकी सारी चीज़ें हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर सकते हैं। और अच्छी बात कि इसमें डबल वैलिडिटी। तो सर इतनी वैलिडिटी का क्या करेंगे? आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को दे सकते हैं, वो इस कोर्स को देख सकते हैं और वो भी अपना सरकारी अफसर बनने का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों 79% ऑफ बार बार नहीं आता है, विशेष तौर पर समय से इसको ले लीजिएगा, क्योंकि ऑफर केवल और केवल 15 अगस्त तक है। अब लेने के लिए ऑफर क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है देखिए AST लाइव, और आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। आप जैसे ये कोड लगाएंगे, प्राइसेस जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखिए गोल्ड और प्लेटिनम आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा, NCERT का कोर्स है, 5000 से ज़्यादा MCQ है, 20 बुक का सेट है, ग्रुप मेंटरशिप, प्रीलिम्स का MCQ बैच मिल रहा है, आंसर राइटिंग बैच मिल रहा है, क्रैश कोर्स मिल रहा है, प्रीलिम्स का प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच मिल रहा है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, मंथली करंट अफेयर है, हर चीज़ आपको इसमें उपलब्ध कराई जा रही है। आपको कहीं पर भी 1 रुपये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये करना है, ये बैच लेना है, 14,999 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। बस दोस्तों एक बात का याद रखिएगा, ये ऑफर केवल और केवल 15 अगस्त तक है, तो आप टाइमली इसे अवेल कर लें। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें भी एक चीज़ आपको दिखाई देगी, जो पहले 100 स्टूडेंट है, मतलब ऐसा है ना कि जो सजग है, जो जागरूक है, जो ऐसे है कि नहीं हमें करना ही है, जो डिसीजन लेना जानते हैं, उनके लिए बम्पर फायदा। बम्पर फायदा क्या है? पहले 100 स्टूडेंट के लिए गोल्ड का प्राइस 8,999 है, प्लेटिनम वालों के लिए 14,999 है। फिर 100 से 200 स्टूडेंट जो रहेंगे उनके लिए प्राइस थोड़े बढ़ जाएंगे, 200 से 300 वालों के लिए और बढ़ जाएंगे, और 400 से 500 वालों के लिए फिर 17,999 हो जाएंगे, और 500 के बाद में जो है चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए समय वेस्ट ना करिए, समय का सदुपयोग करिए, है ना। अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए, और वो गिफ्ट दीजिए एजुकेशन का, ताकि आप सही तरीके से ट्रेन हो पाए, अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर पाए, और अपने घर वालों का और अपना सपना पूरा कर पाए। इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्लेटिनम के साथ में मिलती है। जैसे इसमें आपको क्या मिलेगा? जैसे आरंभ बैच के साथ में आपको आलेखन आंसर राइटिंग मिलेगा, प्रीलिम्स का टारगेट कोर्स मिलेगा, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फिर 2 मेंस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इधर MCQ का मास्टर कोर्स है, फिर इधर मेंटरशिप कोर्स है, फिर ये NCERT का कोर्स है। ऐसे कई सारी चीज़ें जो है वो आपको सब एक साथ देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ आपको मिलती है। और बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो इतनी तरह की बुक्स है। अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम की बुक्स आपके घर पर आएंगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की बुक आएंगी। जो एड्रेस आप देंगे उस एड्रेस पर ये सारी किताबें आ जाएंगी, जिसमें मेंस की भी आपको किताबें देखने को मिल जाएंगी। जैसे नीति शास्त्र यहाँ दिख रहा है, या उद्यमिता दिख रहा है, आपदा प्रबंधन दिख रहा है। इंग्लिश प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों की बुक्स आपके घर पर आएंगी। आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी की बुक आएंगी, इंग्लिश मीडियम के है तो इंग्लिश की बुक आपके घर पर आएगी। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन लेना है और कुछ समस्या आ रही है, लेट से ऐप से कोई दिक्कत आ रही है, वेबसाइट से कोई दिक्कत आ रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं 9289996921 पर। आप बताइएगा कि हम अंशुल सर के स्टूडेंट हैं, वो मैक्सिमम डिस्काउंट करेंगे आपका, और आपको ये कोर्स दिलाने में मदद करेंगे। तो आई होप दोस्तों हम जल्द ही क्लास में मिलने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात थी जो मेरे दिल की बात थी, मैं आपसे करना चाह रहा था। आपको किसी भी तरह की अपडेट चाहिए होती है या जानकारी चाहिए होती है PDF से लेकर या सारी चीज़ों की, तो ये 2 टेलीग्राम ग्रुप है। एक स्टडी IQ MPPSC का टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ सभी टीचर की यूट्यूब क्लासेस की PDF आती है, एग्जाम नोटिफिकेशन आते हैं। और फिर ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप आपको इधर दिखाई दे रहा है। दोनों को ही गूगल लेंस या कैमरे से आप स्कैन कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में PDF, करंट अफेयर्स, प्लस में मेंस के आंसर राइटिंग के क्वेश्चन डालता रहता हूँ, सॉल्यूशंस डालता रहता हूँ, ताकि आपकी आंसर राइटिंग और अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो आप दोनों ही बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों ही बैच में ज्वाइन करना फ्री है। देन एक और चीज़ जो आप लोगों की हमेशा से रही है, सर आपसे बात करना था, हमारी कुछ क्वेरी थी जो हम चाहते हैं कि फ़ोन पर डायरेक्टली बात हो, मैसेज में नहीं, डायरेक्टली फ़ोन पर बात हो। तो उसके लिए दोस्तों आप ये QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपको स्टडी IQ MPPSC टीम के जिस भी शिक्षक से बात करनी है, आपको उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेट से आपको मुझसे बात करनी है, तो ये आप स्कैन करेंगे, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे, और आपका कॉल जो है वो मेरे पास में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और आप मेरे से जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप उससे साझा कर सकते हैं। मैं जो मेरी रीच में है वो हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान जो है वो कर पाऊँ। तो ये सभी को करना है, स्टूडेंट्स को, जिन जिन को भी इतू सा भी इशू है, तो आपको ये करना ही करना है। बिल्कुल बात करिए, हम शिक्षक जितने भी हैं सब आपके लिए ही हैं। हम आपकी
मदद करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल इस फीचर का यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। इसी नोट के साथ में अलविदा लेने का समय आ गया है। आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो।